हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWIIT जैम एंड CSA नेट प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपका अपना संजय सर। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। वो होता है आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट पर अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं, या आपको पोलर फॉर्म लिखनी है, पोलर फॉर्म पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो पोलर फॉर्म अगर पूछिए आपसे तो आपको जब भी यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा, ताकि आप वहां पर आर्गुमेंट डिफाइन कर सको। तो जो कल आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी थीटा निकालने में, वो आज आपको क्लियर हो जाएगी। तो कोई यहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल सा कंसेप्ट है, उसको हम समझेंगे आज। एंड थोड़ा वेट करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स को ज्वाइन होने देते हैं। आस्था गुप्ता, नीति, सो एंड सुरभि, दीक्षा, लीकू, अवनी, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट। आई होप आपने पिछली क्लास का रिवीजन कर कर आए होंगे। किसी को कोई डाउट पिछली क्लास में? हेलो अमन, हेलो। किसी को कोई डाउट है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पोलर फॉर्म क्या होता है, प्रॉपर्टीज आपने देखी, किस तरीके से एडिशन करते हैं, किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मॉडुलस क्या होता है, राइट? ये सारी चीजें आपने देखी थी। यस जो ही, क्या क्वेश्चन है आपका? सर थोड़ी देर बात कर ली या कर लो? या तो थोड़ी देर बात कर लो, आई होप ये कह रहे होंगे। यस बताइए। ओके, सीसी ठीक है। अक्षत, हिमांशु, विकास, अभिज्ञान, गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। चलिए, है कोई डाउट? क्या है जो ही यहां पर कुछ पूछ रहे थे, आई थिंक पूछिए भाई। यस, किसी को क्या बात करनी है बताइए। नमस्ते भाई राघव, नमस्ते। सर कितने लेक्चर्स में कॉम्प्लेक्स करा देंगे आप? देखो, कॉम्प्लेक्स कराने में तो मैं 2 लेक्चर में करा दूं, लेकिन आप नहीं अफोर्ड कर पाओगे ना, 2 लेक्चर में कहां कर पाओगे, आपके सर के ऊपर का निकल जाएगा। तो कोशिश आराम से करेंगे, 15 से 20 लेक्चर, यानी कि मोटा मोटा 20 लेक्चर मान लो, जो आपके अकॉर्डिंग है। 20 लेक्चर में हम आराम से, ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, मतलब आराम से पढ़ेंगे, स्लो एक है ना, जितना हमको पढ़ना चाहिए दिन के हिसाब से आराम से पढ़ेंगे। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 20 लेक्चर में आपका ऐसा हो जाएगा, टिप्स पर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा भाई। एंड ठीक है शिवा, थैंक यू भाई, थैंक यू। सर लेक्चर्स फर्स्ट का रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है? नहीं, हो गया होगा बलजीत, ऐप पर देखो, मिल गया होगा है ना, मैं चेक कर लूंगा, बाकी नहीं होगा तो हो जाएगा अपलोड। सर सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला बैच स्टार्ट हो चुका है भाई, यूट्यूब पर आप जाइए, यूट्यूब पर है वो। पीवाईक्यूज वाला जो बैच है वो वाईटी पे आपको मिल जाएगा। लाइव लेक्चर होता है ठीक 4 बजे, ठीक है? तो आज भी 4 बजे है, आज केशव से क्लास लेंगे, कल मैंने ली थी, कल वाला लेक्चर भी है, आप देख सकते हो, वो भी आप देख लेना। ठीक है चिन्मय। सर आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड, एप्टीट्यूड नहीं, उसको बोलते हैं भैया मैग्नीट्यूड में डाउट है, ठीक है? मैग्नीट्यूड में क्या डाउट है भाई? सर जैम के एग्जाम के आंसर की आ गई क्या? अभी नहीं आई, आ जाएगी। एप्लीकेशन पर अपलोड हो गया है लेक्चर फर्स्ट का वीडियो और पीडीएफ। यस ठीक है, नीति कह रहे हैं कि अपलोड हो चुका है, तो हो गया होगा, ठीक है? अब एक स्टूडेंट्स को दिख रहा है, जिसका मतलब बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी दिखेगा, ऐसा नहीं है। ऐप को अपडेट कर लो भाई बलजीत। सर आपने जो क्वेश्चंस पीडीएफ दिए हैं उनका आंसर की कहां मिले? उसके लास्ट में ही है, देखो उसके आंसर लास्ट में है, या मैंने 2023 का पेपर है तो 2023 आंसर की लिखा है, वहां पर देख लेना, आपको दिख जाएगा। अब पीडीएफ भी आपको देखने नहीं आ रही तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? अच्छे से एक्सप्लोर करो पीडीएफ को, जिसका आपको आंसर की नहीं दे रखा अलग से, उसके लास्ट में मिलेगा आपको, लास्ट में स्क्रॉल डाउन करना, लास्ट में जाना, लास्ट पेज आपका आंसर की ही होगा, ठीक है? 2024 के पेपर में लास्ट उसी में ही है आंसर की, 23 की अलग से है, 23 का पेपर है फिर उसकी अलग से की है, सेम 22 का आई थिंक अलग से है, उसकी की है, तो इस तरीके से है।
सर आईआईटी में प्रोफेसर्स क्लासेस इंग्लिश में लेते हैं या हिंदी में? डिपेंड ऑन टीचर। मोस्टली जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से ही पढ़ाते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं, तो डिपेंड करता है ना। तो ज्यादातर कोशिश है, अगर आप नॉर्थ में ही जाते हो, नॉर्थ इंडिया में ही रहते हो, तो जो क्लासेस है वो आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में। अगर आप साउथ में जाओगे फिर तो देखो इंग्लिश में ही होगी, है ना, इंग्लिश में ही होगी, क्योंकि वहां पर स्टूडेंट्स ज्यादातर कैसे होंगे, नॉर्थ के मतलब ओवरऑल होते हैं, लेकिन कोशिश होती है कि ज्यादातर इंग्लिश जो क्लासेस होती है आपकी इंग्लिश में ही होती है, क्योंकि आईआईटी में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के आपके टीचर होते हैं। लेकिन नॉर्थ में है तो टीचर अगर नॉर्थ इंडियन है तो थोड़ा हिंदी वाला यूज कर लेते हैं लैंग्वेज। साउथ वाले टीचर होंगे तो वो थोड़ा अपना इंग्लिश में ही प्रीफर करते हैं ताकि सारे स्टूडेंट्स को समझ में आए। तो डिपेंड करता है। डीपीपी मिलेंगे, अभी बेसिक चीजें थी इसलिए डीपीपी नहीं मिला, धीरे धीरे डीपीपी मिल जाएगा। प्रियांशु बिल्कुल भाई, आप पुराने स्टूडेंट्स को कैसे भूल जाएंगे अपने। चलिए चलिए भाई इधर आते हैं, बैक टू क्लास। बाकी चीजें भाई इंग्लिश में तो समझ तो जाते हो, इतना टफ नहीं होता है ना, इतनी टफ नहीं होती इंग्लिश। मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स की चीजें समझनी है तो टीचर जो पढ़ाता है इंग्लिश में आपको समझ में आ जाएगा, कुछ इतना टफ नहीं होता मैथमेटिक्स में इंग्लिश बोलना ना, तो वो आ जाएगा समझ में। चलो तो आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम आर्गुमेंट पर आते हैं, क्योंकि आर्गुमेंट होता क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया था कल कि यहां पर एक द वैल्यू ऑफ थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा, यहां पर लिख रहा हूं मैं द वैल्यू ऑफ थीटा विच, क्या बताया था मैंने कल, वही लिख रहा हूं मैं जो मैंने कल बताया था, विच सेटिस्फाइज, विच the value of theta which satisfied x is equal to, which satisfied x is equal to r, r मैग्नीट्यूड होता है r cos theta, and y is equal to r sin theta is called argument। क्या कहते हैं इसको, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z x प्लस आयोटा y, तो वो ऐसा थीटा, यानी थीटा की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, x इक्वल टू r में यहां पर क्या है, r का मतलब आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ z, ठीक है, ये देख लें r का मतलब क्या है यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ z। तो मैग्नीट्यूड ऑफ z और cos थीटा की ऐसी वैल्यू जो आप यहां पर पुट करो तो उसकी जो r से मल्टीप्लाई करो तो वो x के इक्वल आ जाए। फॉर एग्जांपल देखो, जैसा मैंने कल एक एग्जांपल किया था, सपोज करो फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू क्या ले लें यहां पर, 1 माइनस आयोटा ले लेते हैं, 1 माइनस आयोटा, ठीक है, या फिर 1 प्लस, सिंपल सा एग्जांपल 1 प्लस आयोटा ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल 1 प्लस आयोटा। तो यहां पर मुझे बताओ 1 प्लस आयोटा जो है आपको क्या लिखना है, इसका थीटा फाइंड करना है। और जो थीटा कैसे फाइंड करते हैं, कल मैंने आपको बताया था, थीटा फाइंड करने के लिए आपको चाहिए यहां पर tan इनवर्स y अपॉन x, ये आपको चाहिए, ठीक है। एंड tan इनवर्स y कितना है यहां पर 1, x कितना है 1, तो ये आपका जो है tan इनवर्स 1 कब होता है, tan की किस वैल्यू पर 1 होता है, π/4 पर होता है। लेकिन मैंने आपको बोला था कि वैल्यू रिपीट होती है, π/4 तो होगा ही होगा, प्लस यहां पर 2n होगा, ये होगा। तो यहां से क्या होगा, ये tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट, तो थीटा की वैल्यू आएगी π/4 प्लस 2n पाई, और जहां पर ये n होगा ये बिलोंग करेगा इंटीजर से। कंसेप्ट समझ में आया, क्या बता रहा था कल, क्या बताया था मैंने कि देखो ये आपका जेड प्लेन कॉम्प्लेक्स प्लेन है, 1 प्लस आयोटा सपोज करो यहां पर है, तो यहां से ओरिजिन से इसका डिस्टेंस मतलब कि एक लाइन ड्रॉ कर दोगे ओरिजिन से, और तो जो ये एंगल होता है ये एंगल आपका कहलाता है थीटा। आर्गुमेंट, इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट जो होता है वो यूनिक नहीं होता,
आर्गुमेंट यूनिक नहीं होता। आर्गुमेंट की बात करें, थीटा की बात करें, ये आपका एक एक्स एक्सिस आर्गु, ठीक है, जो एंगल होता है, जो आर्गुमेंट होता है, वो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस दिखाता है। ये क्या थीटा यहां पर क्या एक एंगल है जो इसको सेटिस्फाई करता है, और साथ साथ आप दूसरे वर्ड में इसको कह सकते हो कि वो एंगल थीटा की वो वैल्यू एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस और जेड जो जेड नंबर है, जेड से लेकर ओरिजिन के बीच में जो एक लाइन ड्रॉ करोगे, इस लाइन और एक्स एक्सिस के साथ एक ऐसा थीटा की ऐसी वैल्यू जो आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। थीटा क्या है पर एंगल है, तो ये वो एंगल जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो थीटा की वो वैल्यू। तो ये जो एंगल है ये क्या होता है, एक्स एक्सिस और इसके बीच में होता है। क्या ये यूनिक होता है? नहीं, क्योंकि देखो आपको पता है कि जो साइन कॉस थीटा साइन थीटा तो वैल्यू रिपीट करते हैं, वो ऐसे साइन थीटा कॉस चलता है तो वैल्यू तो रिपीट होगी, लेकिन आफ्टर ए सर्कल, तो यहां पर अगर इस पर आप देखोगे, जैसे जैसे आप ऐसे आओगे, देखो थीटा यहां तक कवर करा, अब ये वैल्यू आपने यहां तक तो कवर कर चुके, अब दोबारा आप एक यहीं से चल वापस चल रहे हो, यहां से वापस चल रहे हो, यहां अलग अलग वैल्यू आपको मिल रही है थीटा की अलग अलग वैल्यू, ये भी थीटा की अलग वैल्यू है। ये आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, थीटा प्लस 2 पाई, एक राउंड कंप्लीट कर लिया आपने 2 पाई, जो भी थीटा है, पहले मतलब इसको थीटा माना, तो एक राउंड करा, ये एक नया वैल्यू आया, तो इसको आप एंगल को मान लो अल्फा, थोड़ी देर के लिए अल्फा मानो, ये जो एंगल है ये आपका अल्फा है, ये क्या एंगल अल्फा, तो अल्फा प्लस 2 पाई, जब आपने एक राउंड कंप्लीट कर लिया तो ये आपका ये भी क्या होगा, ये भी थीटा होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बिकॉज बिकॉज जो यहां पर कॉस थीटा है, सॉरी कॉस अल्फा, यहां पर हमने अल्फा माना, अल्फा इज इक्वल टू कॉस, अगर अल्फा में मैं अगर 2 पाई ऐड कर दूं तो वैल्यू सेम रहती है, वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको याद है ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले, क्योंकि 2 पाई प्लस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा कौन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो cos 2 पाई प्लस अल्फा क्या होता है, cos अल्फा ही होता है। cos 4 पाई प्लस अल्फा वो भी cos अल्फा ही होता है। अभी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेज आपने अगर 10th क्लास में पढ़े हैं और वो आपको याद है तो आई होप आप भी समझ पा रहे होंगे, तो वही चीज यहां पर यूज हुई है। तो पाई/4 प्लस 2n पाई कर देते हैं यहां पर, दिस इज आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट यूनिक नहीं है, एक राउंड कंप्लीट करा तो n की वैल्यू 1, 2 राउंड कंप्लीट करे तो n की वैल्यू 2, 3 राउंड कंप्लीट हुए तो n की वैल्यू 3। ये तो हो गया केस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो जो आपकी वॉच होती है, घड़ी होती है, जो आपने दीवार घड़ी देखी होगी, वो किस तरीके से टिक करती है, इस तरीके से टिक 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 टिक, राइट, इस तरीके से घूमती है। तो इसको क्या बोलते हैं, जो घड़ी की डायरेक्शन है, जिसमें घड़ी की सुइयां घूमती है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, लेकिन ये उल्टा घूम रहा है घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये जो एंगल होता है वो आपका काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, और जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है उसी को बोलते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव डायरेक्शन। और जो घड़ी की दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वो जो डायरेक्शन होती है, जो घड़ी वाली डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन है, तो अगर आपसे कोई पूछे वॉच की जो सुइयां है वो किस डायरेक्शन में घूम रही है, वो आपकी नेगेटिव डायरेक्शन में घूम रही है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो ये चीज है यहां पर, काउंटर कह लो, एंटी कह लो, है ना, जो भी आप कह सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज, यस, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, वही काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक ही बात है। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब कि जो काउंटर करे क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, एंटी मतलब जो उसके अपोजिट, वो एक ही बात है ना, एक ही बात है, एंटी क्लॉकवाइज बोलो, काउंटर क्लॉकवाइज बोलो, या फिर आप पॉजिटिव डायरेक्शन बोलो, तीनों का मतलब एक ही है। यस, एंड संजना सर अभी तक रिकॉर्डेड क्लास वीडियो शो नहीं कर रही है। आप किस बैच के हो, जिनको क्लास शो नहीं हो रही वो किस बैच के हैं, और जिनको शो हो रही है वो किस बैच के हैं, एक बार बताओ। आपका कोर्स क्या है, साकार 1.0, साकार 2.0, क्या है, साकार 3.0 या साकार फास्ट ट्रैक, क्या है आपका बैच का नाम, जिनको क्लास शो हो रही है और जिनको नहीं हो रही, बैच लिखो, और शो हो रही है तो शो लिखो, जिनको शो हो रही है। संजना आप बताओ, आपको शो नहीं हो रही, आपका बैच कौन सा है, और जिनको शो हो रही थी उनको बताओ जल्दी से, फास्ट, क्योंकि फिर मैं टीम को अपडेट कर दूंगा, तो अगर नहीं होगा वो इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर देंगे। साक्षी यहां पर कह रहे हैं कि ऑल चैप्टर में जाके सबसे नीचे देखो,
साकार सीयूटी पीजी दिखेगा, प्रो में शो हो रही है। ओके हाँ, ऑलवेज 2n पाई ऐड करना पड़ेगा, ऑलवेज 2n पाई ऐड करना पड़ेगा। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, अभी ये आर्गुमेंट क्लियर है। एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको लिखो एंड यहां से लिखो नोट करके, नोट करके ही लिख लो। आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, argument of a complex number z x plus iota y is represented by argument arg, argument of z, इससे is represented by argument of z। तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो इस सॉरी जो आर्गुमेंट होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, आर्गुमेंट ऑफ जेड डिफाइन है। जैसे अभी हमने देखा, हमने एक एग्जांपल देखा था, वो अगर हमसे कहे ये ए आर जी, व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा, तो क्या आया था, इसका तो हमसे आर्गुमेंट पूछ रहा है, नॉट प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ओनली आर्गुमेंट। यहां पर स्मॉल ए आर जी, तो इसका 1 प्लस आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आर्गुमेंट अभी क्या आया था हमारा आंसर, पाई बाई 4 प्लस 2n पाई, और जहां पर n बिलोंग्स टू इंट, इसको k भी कह सकते हो आप, 2k पाई, ठीक है, 2n पाई 2k पाई कुछ भी दे सकते हो। मैं इसको k लिख लेता हूं थोड़ी देर के लिए, k की हैबिट डालते हैं, 2k पाई, एंड जहां पर k बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, k लिखो, n लिखो, m लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। चलिए साकार 3.0 शो कर रहा है, साकार 2.0 में भी शो हो रहा है, शो हो रही है, फास्ट ट्रैक में भी शो हो रही है, ठीक है। सर मैं प्रो का हूं, मेरे में नहीं हो रहा, क्योंकि प्रो वालों को तो होना चाहिए, कोई नहीं, कुछ टेक्निकल ग्लिच होगा। जैसा कि यहां पर साक्षी ने बताया कि ऑल कंटेंट पे जाओ, नीचे जाओ, सीयूटी पीजी दिखेगा, उसको आप कर लेना, उसको एक्सप्लोर करो, आपको दिख जाएगा। एंड अक्षर लेक्चर सेक्शन में सबसे नीचे जाकर चेक करो, ठीक है, तो देख लो भाई, लेक्चर सेक्शन में जाके सबसे लास्ट में जाओ, वहां पर देखो। ओके, तो दिस इज द आर्गुमेंट, ठीक है। अब आते हैं, आर्गुमेंट तो क्लियर होगा आपको, अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट देखते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, तो यहां पर लिखो if the value of argument of z, if the value of argument of z, यानी कि z का जो आर्गुमेंट होगा, अगर जो उसकी वैल्यू है एज लाई बिटवीन -पाई टू पाई, ठीक है, माइनस पाई की तरफ से क्या है, ओपन है, एंड पाई की तरफ से क्लोज है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z इज लाई बिटवीन -पाई टू पाई फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान रखना, फॉर एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, for any non-zero complex number z is equal to 0 is called principal argument, is called principal argument of z, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो भी आपके जो आर्गुमेंट है, जो आर्गुमेंट ऑफ जेड आप निकालते हो, उसकी जो वैल्यू आएगी, अगर वो -पाई और
पाई के बीच में, पाई हो सकता है लेकिन माइनस पाई नहीं हो सकता, इनके जो बीच में अगर कोई वैल्यू अगर आती है तो वही आपकी जो वैल्यू है वही आपकी कहलाती है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। वो क्या कहलाता है आपका? प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाता है। इज इट क्लियर? जैसे अभी अपने पिछले में एक एग्जांपल किया था, हमने यहां पर एक एग्जांपल किया था। अच्छा, इट इज एंड इट इज डिनोटेड बाय, यहां पर लिखो इट इज डिनोटेड बाय, it is represented या denoted by, it is denoted by या represented by a, कैपिटल A हो जाएगा, ARG, आर्गुमेंट ऑफ Z। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल ARG, इससे रिप्रेजेंट करोगे। आर्गुमेंट में A स्मॉल होता है, प्रिंसिपल में कैपिटल A होता है। ठीक है, तो अभी अपने एक एग्जांपल कर रहे थे यहां पर, यही अगर मैं इसके कैपिटल ARG, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा, तो इसने आपने एक थीटा की वैल्यू देखो, इसमें जो आर्गुमेंट ऑफ जेड आएगा वो क्या आएगा? आर्गुमेंट ऑफ जेड जो था, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछ रहा है। तो अगर हमने देखा ये एक तरीके से जो इसका जो आर्गुमेंट था, अगर मैं इसकी आर्गुमेंट की बात करूं, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा वो आया था π/4 प्लस 2k पाई, जहां पर k बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आया था। यानी कि इसके अंदर कौन कौन से है, इसका मतलब इसके अंदर π/4 होगा, प्लस फिर इसमें 2 पाई करेंगे, k की वैल्यू 1, तो k की वैल्यू 1 होगी, 2 पाई प्लस π/4 कितना होगा? 2 पाई प्लस π/4, तो 2 पाई प्लस π/4 प्लस 2 पाई, तो कितना हो जाएगा? 4 एलसीएम लो, 4 आएगा, 9 π/4, 9 π/4, फिर इसमें 2 पाई करोगे ऐड, तो 2 पाई ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2n पाई में n की 2k पाई में k की वैल्यू 2 लोगे तो ये हो जाएगा 4 पाई, तो 4 पाई ऐड करोगे तो 4 पाई 17 पाई आएगा, 17 पाई बाई 4, इस तरीके से। और नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे, नेगेटिव वैल्यू k की वैल्यू -1, तो k की वैल्यू माइनस पुट करोगे, -1 तो माइनस का 2 पाई π/4, तो फिर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? एलसीएम लेके ये हो जाएगा -2 पाई -8 पाई, यानी कि -7 π/4। इस तरीके से k की वैल्यू -2 पुट करोगे तो ये आएगा 2 2 4, माइनस का 4 एलसीएम लोगे, -16 तो माइनस का 15 π/4। तो इस तरीके से बहुत सारी वैल्यू आएंगी इसके अंदर जो आर्गुमेंट ऑफ जेड की वैल्यू होंगी। अब मुझे बताओ इस आर्गुमेंट ऑफ जेड में से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो -पाई और पाई के बीच में लाई करती है? π/4 बिल्कुल लाई करती है। क्या है? 9 π/4 लाई करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि पाई से ज्यादा हो जाएगा, ये भी ज्यादा है, ये -पाई से कम हो जाएगा, मतलब लेफ्ट में चला जाएगा, ये नेगेटिव नंबर, अच्छा यहां पाई है भाई, ये और लेफ्ट में चला जाएगा। तो इस तरीके से सिर्फ एक ही वैल्यू है जो -पाई और पाई के बीच में लाई करती है, और वो है π/4। तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा π/4। दिस इज अ प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, यस। एंड जो ही क्या कह रहे हो, आपकी क्लास में कमिंग सून लिखा है, किस क्लास में लिखा हुआ है? एनीवन, कोई बताएगा क्या चल रहा है? कहां पर ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं? जो भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही हैं, ऐप पर जाओ, ऐप पर कॉन्टेक्ट एस पर जाओ, वहां पर अपनी क्वेरी रेज करो, ठीक है? और बाकी जो प्रॉब्लम्स हुई मुझे भी बताते रहो, ठीक है? सॉर्ट आउट करा दूंगा। ओके, तो इज दैट क्लियर? तो यहां से आपने एक चीज देखी कि जो यहां पर एक रिलेशन होता है, यहां पर आप लिखो रिलेशन बिटवीन
relation between argument of Z and principal argument of Z। तो इनमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होगा भाई? लेट अस सी। देखो सिंपल सा होता है, जो आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है वो होता है यहां पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, क्योंकि जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो यूनिक होता है। एंड प्लस 2k पाई, k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अब आपसे कोई पूछे कि आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालो, तो आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है। और ठीक है, ये मेरे को पहले कराना चाहिए था पोलर फॉर्म से, तभी आपको समझ में आता, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम कर लेते हैं। ठीक है, अब हम कर लेते हैं। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट प्लस 2k पाई। तो ये एक रिलेशन होता है। अगर यहां पर आप आर्गुमेंट ऑफ जेड को थीटा पुट कर रहे हो, इफ जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ऑफ जेड, अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा है, तो आपका स्मॉल आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा, ये ब्रैकेट लिखना चाहो ब्रैकेट लगा सकते हो, ना लिखा तो ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, वो हो जाएगा थीटा प्लस 2k पाई, और k बिलोंग्स टू इंटीजर। इस तरीके से लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है यहां पर जो थीटा है वो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। अगर यहां पर आर्गुमेंट ऑफ जेड को थीटा मान रहे हो, यानी कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट को थीटा मान रहे हो, तो अब बात होती है कि चलो ठीक है सर, ये भी ठीक है, ये भी मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन ये आप जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है इसको कैसे निकालेंगे? इसको कैसे निकालेंगे? अब इसको कैसे निकालेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट को? तो इसके निकालने के लिए हमारे पास मेथड्स हैं, उसको देखते हैं। चलो, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालोगे, इस पर हम चर्चा करते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट के। तो जो थीटा, जो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड, सपोज करो मैंने इसको मान दिया नाम अल्फा, नाम दे देता हूं मैं इसको, लेट सपोज थीटा रहने देते हैं, अल्फा मानते हैं। अल्फा इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है tan इनवर्स, लेकिन यहां पर आपको रखोगे tan इनवर्स y अपॉन x। ये आपका ऐसे होता है, लेकिन ध्यान रखना प्रिंसिपल आर्गुमेंट कह रहे हो, तो जो यहां पर इसकी जो वैल्यू आएगी अल्फा की, वो माइनस पाई और पाई के बीच में होनी चाहिए। तो वो कैसे आप बताओगे? तो इसको डिफाइन करने के लिए मैंने यहां पर एक चीज डिफाइन करा, अल्फा। लेट अस सपोज अल्फा हमारे पास एक ये है tan इनवर्स मॉडुलस y अपॉन x, इसको मानो। ठीक है, ये मानते हैं, जो भी है, जो भी आपको नंबर दे रखा होगा, अल्फा ये है। जैसे लेट सपोज, एंड ये आपका जेड प्लेन बनाते हैं, हम पहले जेड प्लेन बनाते हैं, पहले जेड प्लेन बनाते हैं। इसको डायग्राम को याद रखना अच्छे से, ये आपका जेड प्लेन, दिस इज द रियल एक्सिस। ये क्या है भाई? एक्स एक्सिस को यहां पर क्या बोलते हैं? रियल एक्सिस। y को यहां पर क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस। ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन, इमेजिनरी एक्सिस। ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स प्लेन, यानी कि ये जो प्लेन है आपका, ये क्या है? जो हेलीकॉप्टर है, ये क्या है आपका? जेड प्लेन। ठीक है, प्लेन एक्स वाई प्लेन, नॉट प्लेन, है ना, हेलीकॉप्टर वाला, हवाई जहाज वाला प्लेन नहीं, सिंपल 2 डायमेंशनल प्लेन। ये यहां पर आप लेके चल रहे हो। इन जनरल थीटा क्या है हमें नहीं पता। अगर आप कह रहे हो थीटा इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट, यू कैन टेक। यहां पर जो मैंने लिखा है, यहां पर मैंने आर्गुमेंट तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट को थीटा माना है, तो देन यू कैन से, अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा प्लस 2k पाई लिख रहा है, और ये थीटा की वैल्यू, अगर इस थीटा की मैंने प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोल दिया, तो इसका ऑब्वियस बात है कि जो ये थीटा है, ये कहां बिलोंग करेगा? ये बिलोंग करेगा माइनस पाई एंड माइनस पाई से पाई के बीच में, तभी आप इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोलोगे। अगर ये डिफाइन नहीं है और आर्गुमेंट ऑफ जेड आपका लिखा हुआ है थीटा प्लस 2k पाई, और थीटा के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो मेक श्योर करना इस थीटा को आप प्रिंसिपल आर्गुमेंट तभी बोलोगे अगर थीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में है। अदरवाइज आप नहीं बोलोगे, अदरवाइज आप नहीं बोलोगे, क्योंकि इसको वो ऐसे भी लिख सकता है, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा, उसको ये भी 1 प्लस आयोटा का आर्गुमेंट कितना था? पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 में पाई 2 पाई ऐड कर दो, तो कितना आएगा? पाई बाई 4 में 2 पाई ऐड करोगे तो 7 पाई ना, सॉरी 9 पाई, 9 पाई बाई 4 प्लस 2k पाई, ये भी लिख सकता है वो, k बिलोंग्स टू इंटीजर।
अब क्या 9π/4 प्रिंसिपल आर्गुमेंट है? नो, लेकिन स्टिल इट इज राइट, क्योंकि ये आर्गुमेंट है स्मॉल, इट इज राइट। बट हियर अगर आप इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोल दोगे, ये जो थीटा आप अगर इसको नाम दे रहे हो, तो ये थीटा डज नॉट बिलोंग्स टू -π से π के बीच में, तो इसका मतलब 9π/4 इज नॉट प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 1 + आयोटा, तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो यहां पर लिखा हुआ है, ये जो थीटा आप कह रहे हो इसको, अगर ये थीटा -π और π के बीच में है, π के इक्वल हो सकता है ये थीटा, लेकिन -π के इक्वल इन दोनों के बीच में, या फिर π के इक्वल अगर है तो ही आप इसको प्रिंसिपल, लेकिन यहां पर मैंने बोला है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो थीटा होगा -π से और π के बीच में लाई करेगा, और π भी हो सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, तो यहां पर मैं क्या है, यहां पर ये मॉडुलस लिया है, यस, यहां पर जो अल्फा लिया है मैंने, अल्फा को माना है tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y/x, क्योंकि y पॉजिटिव भी हो सकता है, y x नेगेटिव भी हो सकता है, y नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने मॉडुलस ले लिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको क्या करना क्या है, अगर सपोज करो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, यहां पर आपको करना क्या है, ज्यादा बड़ा बना लिया मैंने जेड प्लेन, चलो कुछ ज्यादा ही बड़ा बना लिया, लेकिन कोई बात नहीं, दिस रियल एक्सिस। चलो इसको फिर से बना लेते हैं, साइड में बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि फिर मैं दूसरा स्लाइड लेना पड़ेगा, मेरे को दूसरी स्लाइड लेनी पड़ जाएगी। ये आपकी हुई, ये आपका हुआ, ये आपका रियल एक्सिस, यू नो वेरी वेल, दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, राइट, एंड दिस इज ओवरऑल जेड प्लेन, यानी कि कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, तो यहां पर क्या कह रहा हूं मैं, बड़े ध्यान से सुनना, अब सभी पानी पी लो भाई, ठीक है, मैं भी पी लेता हूं, इसके बाद बड़े ध्यान से सुनना। अभी जो आपने पढ़ा ठीक है, वो बिल्कुल अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर कल जो पोलर फॉर्म में आपने थीटा को आर्गुमेंट ऑफ जेड के इक्वल लिखा था, वो आर्गुमेंट ऑफ जेड ही होगा शायद, वहां जो भी हो, वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का कंसेप्ट कुछ नहीं था, जो वहां पे मैंने लिखा था आपको e की पावर आयोटा थीटा, थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ जेड, ओनली थीटा वहां पर क्या था, आर्गुमेंट था, नॉट प्रिंसिपल आर्गुमेंट। मैंने यहां पर आपको लिखा था पोलर फॉर्म किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जेड की अगर पोलर फॉर्म ये होती है आर e की पावर आयोटा थीटा, यहां पर जो ये थीटा है, इस थीटा का मतलब आर्गुमेंट है, नॉट प्रिंसिपल आर्गुमेंट। जो ये थीटा है इसका मतलब क्या है, आर्गुमेंट, नॉट प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ये क्या है आपका, आर्गुमेंट है, नॉट प्रिंसिपल आर्गुमेंट, पहली बात। इज इट क्लियर एवरीवन? यहां पर थीटा को मैंने क्या बोला था, आर्गुमेंट बोला था, नॉट प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और ये आर्गुमेंट ही रहेगा। इज इट क्लियर? थीटा की वैल्यू डिपेंड किस पर करेगी, ठीक है, इज इट क्लियर? चलो ये आ गया, ये आर्गुमेंट होगा, और आर्गुमेंट में आपको बता चुका, आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट होता है आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट प्लस 2k पाई, जहां पर k कहां से बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा। ये लिख लो भाई, ये लिख लो, यहां पर अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म लिखते हो तो r टाइम्स e की पावर आयोटा थीटा होगा, यहां पर जो थीटा है वो आपका आर्गुमेंट होगा, और आर्गुमेंट होगा आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट प्लस 2k पाई, k बिलोंग्स टू इंटीजर। अब मेन काम है हमारा कि अगर हमने ये आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल लिया तो काम बन गया, काम हमारा बन गया, ठीक है, तो हमारा काम बन गया। तो अब इस आर्गुमेंट को ही हम निकालना सीख रहे हैं, तो जो ये डायग्राम मैं आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूं ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए ही है, ठीक है। चलो लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है, क्या होता है।
ओके, इसको मैं रफ कर रहा, हाँ इसको रफ कर रहा हूं भाई, लिख लेना सभी एवरीवन। ये तो अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसका, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का। जेड क्या होगा आपका, जेड होगा आपका एक्स प्लस आयोटा वाई के इक्वल। तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखने की मैं कोशिश कर रहा हूं, तो इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखने की मैं कोशिश कर रहा हूं, चलो यहां पर लिखते हैं। मान के चलो आपका जो x है, जो आपका जो z होगा, इसमें x कंपोनेंट रियल पार्ट होगा, y कंपोनेंट यानी कि इमेजिनरी पार्ट होगा। अगर ये मान के चलो आपका x जीरो है, x जीरो, अच्छा दोनों जीरो हो गए तो डॉट डिफाइंड, मैंने कल बताया था ना आपको, अगर z इक्वल टू जीरो है तो आपका आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होता। ये भी लिख लेना नोट में। इससे पहले क्या है, रिलेशन बिटवीन, ओके यहां पर नोट करके लिख लो, मैं इस पर एक बार आता हूं नोट करके। पहला, इफ z इज इक्वल टू जीरो, अगर आपका z जीरो हो जाएगा देन आर्गुमेंट इज नॉट डिफाइंड। आई होप मैंने कल लिखवाया होगा ये, या फिर बताया था मुंह जुबानी, है ना, आर्गुमेंट ऑफ z इज नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइन नहीं है, क्यों डिफाइन नहीं है, देखो इसलिए डिफाइन नहीं है कि आपका ये एक्स वाई प्लेन, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मैंने कराया था मुझे याद है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ होगा तभी तो एक्स एक्सिस के साथ क्या आएगा, एंगल लोगे आप। अब पॉइंट ही हो गया, यहां पर पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस भी कुछ कवर नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस भी यहां पर कुछ कवर नहीं हो रहा, एक्स ये पॉइंट है तो ये इधर भी नहीं जा रहा, इधर भी यहीं की यहीं पर है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर यहां पर होता तो कुछ एंगल बनता जीरो, लेकिन ये पॉइंट का पॉइंट है, कुछ लाइन ही नहीं बनी, कुछ डिस्टेंस ही कवर नहीं करा इस पॉइंट ने, तो यहां पर एंगल थीटा इज नॉट डिफाइंड। थीटा के लिए कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर होना चाहिए, तभी आप उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाओगे, ठीक है, तो इज नॉट डिफाइंड। जब आपका जेड का आर्गुमेंट डिफाइन नहीं है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट डिफाइन नहीं हो सकता, प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी डिफाइन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट की डेफिनेशन क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड की वो वैल्यू जो आपका माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करे। लेकिन जब आर्गुमेंट जेड ही डिफाइन नहीं है तो इसकी वैल्यू ही डिफाइन नहीं है आर्गुमेंट ऑफ जेड की, तो वो माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करेगी, इसके बारे में तुम बात ही नहीं कर सकते, इसका मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी डिफाइन नहीं है। तो वही बात है, इफ जेड इज इक्वल टू जीरो देन प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इक्वल कब बोलोगे, एक कंसेप्ट रह गया था इक्वलिटी वाला। मान के चलो टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 and z2 are said to be equal, are said to be equal if and only if, अगर z1 जो है इज इक्वल टू z2 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है दिस इंप्लाइज x1 प्लस आयोटा y1, सपोज करो ये z1 है और z2 क्या है, सपोज करो x2 प्लस आयोटा y2 है। ये इक्वल कब होगा, जब इसका x रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, यानी कि x1 is equal to x2 and imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z2। तो ये होगा, ये हो गया। अगर ये है तो फिर ये है, और ये है तो ये है, इफ एंड ओनली इफ। और या फिर आप पोलर फॉर्म में अगर कोई नंबर दे रखा है तो आप बोलोगे इफ और इफ z1 is equal to r1 e की पावर आयोटा थीटा 1 and z2 is equal to r2 e की पावर आयोटा थीटा 2, आर्गुमेंट जो भी आर्गुमेंट है, ठीक है। तो ये कब इक्वल होंगे, यहां पर हेयर z1 is equal to z2 if and only if इसका जो मैग्नीट्यूड है, z1 का मैग्नीट्यूड r1, दिस इज इक्वल टू r2 z2 का मैग्नीट्यूड, एंड इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, जो भी प्रिंसिपल, देखो यहां पर तो ये आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट में हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि आर्गुमेंट यूनिक नहीं होता,
तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट से कंपेयर करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट यूनिक होता है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z2, तभी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल बोलोगे। फोर्थ, ये ध्यान रखना, फिर से मैं लिखवा देता हूं, फोर्थ, आर्गुमेंट ऑफ Z इज नॉट यूनिक। आर्गुमेंट ऑफ Z इज नॉट यूनिक इफ एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक नहीं होता, एग्जिस्ट भी करना चाहिए। एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ Z इज, और एग्जिस्ट कब करेगा जब Z इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। Z इज इक्वल टू 0 होगा तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। आर्गुमेंट ऑफ Z इज यूनिक इफ एग्जिस्ट। इज दैट क्लियर? प्रिंसिपल आर्गुमेंट यूनिक होता है और ये सिंपल आर्गुमेंट यूनिक नहीं होता। इज दैट क्लियर? ये चीजें ओके। तो जो मैं बताने जा रहा था, अब बैक टू टॉपिक, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। When real and imaginary part of both of them equal respectively, yes। आते हैं। अच्छा, अगर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 तो डिफाइन नहीं होगा, ध्यान रखना, हम आर्गुमेंट निकालें जब डिफाइन है। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं, ठीक है, x की वैल्यू में क्या लेता हूं, 0 लेता हूं, या फिर x के लिए लेते हैं, x को ले लेते हैं पॉजिटिव, x को ले लेते हैं पॉजिटिव। चलो हम लेते हैं कि x इज कैसा है, पॉजिटिव है, एंड y कैसा है, y आपका 0 है। जो ये नंबर होगा कहां लाई करेगा, अगर x ग्रेटर देन 0 है, y आपका 0 है, तो ये नंबर कहां पर है, x पॉजिटिव कहां पर होता है, x पॉजिटिव होता है आपका, ये y एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है, इसके इस साइड, तो ये नंबर है, यहां पर आपका x ग्रेटर देन 0 है, कुछ ना कुछ तो बनेगा डिस्टेंस, और y यहां पर 0 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल सही है। तो ये वाले पॉइंट्स हैं। तो यहां पर एंगल कितना होगा, जो आपका लाइन होगा, जो आपकी जो मैक्सिमम नंबर है आपका 2, नंबर 2 है, x इक्वल टू 2 पॉजिटिव है, y यहां पर इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो ये बनाएगा, ये आया, x के साथ कितना है, बिल्कुल ये x एक्सिस है, और जो आपका 2 है और इस ओरिजिन से डिस्टेंस है वो भी इस पे लाई कर गया, तो एंगल कितना बन रहा है, एंगल तो कुछ बन ही नहीं रहा, एंगल 0, लेकिन डिस्टेंस कवर हुआ है, 2 नंबर है, उसका डिस्टेंस कुछ ना कुछ कवर हुआ है। अगर, और इसको देख थोड़ा सा मैं रोटेट कर दूंगा, अगर मैंने इसको रोटेट कर दिया तो आपका ये एंगल बन जाता, अगर ये 2 पॉइंट को मैं ऊपर लेके जाता तो, लेकिन ये 2 पॉइंट है, इसको मैंने शिफ्ट करके यहीं पर आ गया, तो इसका मतलब यहां पर एंगल 0 बन रहा है, ध्यान रखना, एंगल 0। तो इस केस में जो आपके पास एंगल बन रहा है 0, और यही क्या है, 0 कहां पर है, माइनस पाई और पाई के बीच में है, माइनस पाई और पाई के बीच में है 0, तो इसका मतलब आपका ये क्या हो गया, फर्स्ट ये वाला नंबर कहां पर लाई कर रहे हैं, इस पर एक्स एक्सिस पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर अगर नंबर लाई करें तो एंगल होगा 0, प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा 0, और आर्गुमेंट क्या होगा, 0 प्लस 2k पाई, यानी कि 2k पाई, क्योंकि आर्गुमेंट जब आप एक राउंड कंप्लीट करके आओगे ऐसे करके, फिर यहां पर 2 पाई हो गया, 0 प्लस 2 पाई 2 पाई, फिर एक और राउंड करके आओगे 4 पाई 6 पाई 8 पाई, तो एंगल तो आपका बन रहा है, ठीक है, मतलब आर्गुमेंट तो आ रहा है। आर्गुमेंट क्या है, 0 भी आर्गुमेंट है, 2 पाई भी आर्गुमेंट है, 4 पाई 6 पाई 8 पाई, नेगेटिव डायरेक्शन में चलोगे, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जाओगे तो -2 पाई, ठीक है, -4 पाई, तो इस तरीके से, तो वो चीज तो चल रही है, ध्यान रखना। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आपका क्या बनेगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट 0, यानी कि 0, ठीक है, नाइस, हिंदी है तो मस्त है ना। चलिए ओके, ये कंप्लीट। अगर अब आते हैं, ये एक्स एक्सिस कवर हो गया, अब आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, तो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, देखो यहां पर एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, ध्यान से देखो यहां पर क्या है, x भी पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और y भी पॉजिटिव होगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो इस मॉडुलस का कोई फर्क पड़ेगा, tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ yx यही सेम हो जाएगा, और यही आपका हो जाएगा यहां पर क्या, सेम tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x, y भी पॉजिटिव x भी पॉजिटिव, ये हो जाएगा अल्फा के इक्वल, अल्फा होगा, जो भी होगा अल्फा होगा कुल मिला के, क्योंकि मैंने इसको tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x को क्या माना है, अल्फा माना है, मॉडुलस लेने के बाद जो भी आएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर हटा दोगे आप, तो यहां पर क्या होगा, ये आपका आएगा अल्फा। व्हाट इज दिस, दिस इज
अल्फा। ओके, अल्फा यानी कि tan इनवर्स y मॉडुलस ऑफ y x, जो सिंपल निकल के आएगा। आपको वो निकालना है जो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो आपने टेबल याद कर रखी है 0 से 90 के बीच में, साइन 0 0, साइन 30, साइन 60, साइन 90, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 60, कॉस 90। आपने tan की क्या वैल्यू याद रखी है? tan 0, tan 30, tan 45, tan 60, tan 90। क्या होती है वैल्यू? याद है सबको? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? यहां पर लिख लेते हैं, चलो। यहां पर आपने देखा होगा टेबल में थीटा 0, ये थीटा की वैल्यू है 0, 0 एंड पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, फिर लास्ट टेबल पाई बाई 2। ठीक है, अगर यहां पर मैं साइन थीटा लेता हूं, यानी कि थीटा की वैल्यू 0, तो यहां पर टेबल आएगी, ये आपको आई होप याद होगा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ये याद, टेन थीटा रखना है हमें, क्योंकि हमें जो एंगल निकलेगा टेन थीटा की हेल्प से निकलेगा, तो हमें याद क्या रखना है? टेन थीटा याद रखना है। और टेन थीटा आता कैसे है? साइन 0 0, साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब साइन 30। साइन 30 कितना होता है? हाँ जी, किसको याद है? व्हाट इज साइन 30? हाँ जी, अल्फा इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अल्फा इज ऑलवेज पॉजिटिव। यस, अल्फा इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां पर मुझे बताओ साइन 60 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है? साइन 30 क्या होती है वैल्यू? नहीं याद क्या? 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। कॉस 30 क्या? कॉस थीटा उल्टा हो जाएगा, कॉस 0 1, कॉस 60, कॉस 30 सॉरी, ये पाई बाई 6 मतलब 30 होता है, 30 कॉस 30, √3/2, कॉस पाई बाई 4 1/√2, कॉस पाई बाई 3 1/2 एंड कॉस पाई बाई 2 0। टेन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस 0, क्योंकि 0/1 0, 1/2 √3/2 1/√3, साइन अपॉन कॉस क्या होगा? 10/45 कितना हो जाएगा? 1, एंड इसको √3 एंड 1/0 नॉट डिफाइंड। साइन 90 डिफाइंड नहीं होता, ठीक है, नॉट डिफाइंड, यानी कि इंफिनिटी मानते हैं हम उसको। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी। इंफिनिटी इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन, इंफिनिटी मींस नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड। चलिए, दो दो कहां से आ गया? 0 5 क्या कह रहे हो आप? जीरो टू वन, जूही भारती क्या कहना चाह रहे हो? ये बेसिक चीजें हैं 10th क्लास की, ये आपको आनी चाहिए, पर कोई बात नहीं। ओके, तो यहां से देख सकते हो जो मैंने यहां पर माना है, ये जो भी आएगा ये आएगा, ठीक है, वैल्यू निकाल सकते हो। नाउ अगर x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 तो अल्फा होगा। अब आते हैं, ये कवर हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर हुआ। अब आते हैं इस पर, y एक्सिस पर, y एक्सिस पर आते हैं भाई, y एक्सिस पर किस पर आते हैं? y एक्सिस पर, y एक्सिस पर। तो y एक्सिस पर क्या है? जो भी पॉइंट होगा यहां पर क्या होता है? y एक्सिस का मतलब क्या होता है? y एक्सिस का मतलब होता है यहां पर जो x होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये कैसी है? पॉजिटिव वाली एक्सिस है, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, यानी कि y ग्रेटर देन 0। यहां पर भी y ग्रेटर देन 0 है, लेकिन x की वैल्यू 0 है, यानी कि प्योरली पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, प्योरली पॉजिटिव, या कह लो डायरेक्ट पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस है यहां पर। और यहां पर जो आपका आर्गुमेंट होगा वो होगा यहां पर π/2, क्योंकि ये कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये x एक्सिस के साथ और y एक्सिस जो है ये क्या आपस में परपेंडिकुलर है, तो यहां पर एंगल कितना बनेगा? π/2, और π/2 आपका -π और पाई के बीच में लाई करता है। ओके, ये नेक्स्ट आपका ये आएगा। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में x कैसा होगा? नेगेटिव, y कैसा होगा? पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि जो x होता है वो नेगेटिव होता है, और जो y होता है वो स्टिल आपका पॉजिटिव होता है, y ग्रेटर देन 0। ठीक, ये होता है। तो यहां पर क्या होगा?
यहां पर जो भी आपका एंगल बनेगा इस वाले में वो सीधा यहां पर ये बनेगा। निकालोगे कैसे? टेन इनवर्स जो भी आप करोगे, टेन इनवर्स मॉडुलस वाई अपॉन एक्स, इसकी जो वैल्यू आएगी पाई, टेन इनवर्स मॉडुलस वाई अपॉन एक्स की जो वैल्यू आएगी पाई में से घटा दोगे। पाई में से क्या करोगे? घटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो आप, क्योंकि देखो यहां तक पाई है तो पाई से कम होना चाहिए। आपका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है माइनस पाई और पाई के बीच में होना चाहिए, पाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो पाई से कम लेना है। तो जो भी आएगा अगर पाई से बड़ी होगी तो वो ऑटोमेटिकली आपका पाई माइनस ये होना चाहिए, पाई माइनस दिस, ठीक है। तो ये आप होता है, ये याद करो। तो यहां पर क्या होगा? ये अल्फा, और अल्फा की वैल्यू आपको पता है क्या है? टेन इनवर्स, इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है। अल्फा को छोड़ दो आप, अब याद रखना चाहो याद रख लो, बाकी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, टेन इनवर्स, चलो अल्फा ही रहने देते हैं, बाकी आप इतना तो आपको पता ही है। और यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हुआ आपका पाई बाई 2 और यहां पर हुआ पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। अल्फा यहां पर क्या है? अल्फा की वैल्यू टेन इनवर्स वाई मॉडुलस ऑफ एक्स, टेन इनवर्स वाई, पाई माइनस टेन इनवर्स, टेन इनवर्स है, ठीक है, टेन इनवर्स मॉडुलस वाई अपॉन एक्स। ओके, यानी कि एक्स की वैल्यू किसके इक्वल मान के चले हम? अल्फा के इक्वल, तो पाई माइनस अल्फा। ओके, अगर आपका जो एंगल है वो कहां जाए? अगर वो आ जाए इधर, अगेन इस पर, नेगेटिव रियल एक्सिस पर, नेगेटिव रियल एक्सिस पर। नेगेटिव रियल एक्सिस का मतलब क्या है? नेगेटिव रियल एक्सिस का मतलब है कि यहां पर जो एक्स है वो आपका कैसा होगा? नेगेटिव होगा, लेकिन जो वाई है वो क्या होगा? जीरो होगा। भाई यहां पर एक्स पॉजिटिव था तो जीरो एंगल, अब एक्स क्या है? नेगेटिव है, वाई जीरो, कितना बनेगा? एक्स एक्सिस क्या है आपकी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। एंगल जो लेते हो, जो आप एंगल लेते हो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेते हो, तो यहां से आपका कितना बनेगा? अगर देखा जाए यहां से कितना एंगल बनेगा? 180 डिग्री, यानी कि पाई कितना होगा? 180 डिग्री। तो यानी कि यहां से कैसा आएगा? पाई। इज इट क्लियर? तो इसको हटा देता हूं मैं, पाई, तो यहां से क्या आएगा? पाई। ओके, तो ये भी कवर हो गया। तो यहां पर जो एंगल आ रहा है, यहां पर जो एंगल आएगा वो आएगा पाई, पाई। ओके, अब आ गया ये ऊपर वाला खत्म। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, घूम फिर के आ गए हम थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। यहां पर क्या होता है? एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। एक्स क्या है? एक्स यहां पर नेगेटिव है और आपका वाई भी यहां पर नेगेटिव है। एक्स इज नेगेटिव, वाई इज नेगेटिव। तो क्या होगा? जस्ट क्या करना है? जो पाई माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर जो आर्गुमेंट होगा, जो पाई है इसका माइनस पाई से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ वाई अपॉन एक्स, दैट्स इट। याद रखने का तरीका ये है, ये जो ऊपर है इसका माइनस कर दो, तो माइनस, तो यहां पर क्या हो गया? माइनस का पाई, यहां पर जो आएगा आपका वो आएगा माइनस पाई प्लस अल्फा। भाई माइनस पाई, टेन इनवर्स पाई किसके इक्वल था? अल्फा के इक्वल, तो माइनस पाई प्लस अल्फा। ओके, ये भी हो गया। चलो अब हमारी बारी आती है इसकी, नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस की। किसकी आ रही बारी? नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस। अब नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस में क्या होता है? नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस में अगेन एक्स जीरो होगा और वाई क्या होगा? वाई यहां पर नेगेटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है, बिल्कुल होता है, नो डाउट। तो क्या आएगा यहां पर जो वैल्यू आएगी भाई वो आएगी अपोजिट। जस्ट ऊपर वाले याद रखने, यहां पर पाई बाई 2 था, इसका अपोजिट क्या होगा? नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस पाई बाई 2। यहां पर क्या होगा? माइनस पाई बाई 2। तो बस ये माइनस पाई बाई 2 आपको यहां पर कर देना है, माइनस पाई बाई 2। अब आप इसको देखोगे 3 पाई बाई 2 आएगा, लेकिन जो 3 पाई बाई 2 आएगा, आप इसको अगर ऐसे एंगल ले रहे हो, ऐसे मान के चल रहे हो, तो ये क्या आएगा? 3 पाई बाई 2। लेकिन 3 पाई बाई 2 माइनस पाई और पाई के बीच में लाई नहीं करता। जो 3 पाई बाई 2 एंगल होता है वो माइनस पाई और पाई के बीच में नहीं है, वो पाई से आगे निकल गया। तो आपको लाना तो इसी के बीच में प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? पाई बाई 2 जो है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है, उसी के बीच में आता है। वो आता कैसे, वो प्रोसीजर है, इतना टाइम नहीं है,
है ना। तो आप इसको समझ लो, कंसेप्ट किसके पे, कंसेप्ट वही है, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, क्या कर रहे हैं हम, पाई में से इसको सब्ट्रैक्ट करके ऐसे लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो वो कंसेप्ट यहां पर सब्ट्रैक्ट करके हम ऑटोमेटिकली उसको अरेंज कर रहे हैं उसके बीच में, माइनस पाई और पाई के बीच में। अब देखो कंसेप्ट क्या है इसका, सिंपल सा कंसेप्ट है, हम क्लॉकवाइज ना चलकर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। यहां देखो ऊपर तक चले हम क्लॉकवाइज, क्योंकि पाई तक रहा, हमें क्या चाहिए, माइनस पाई से पाई के बीच में। इसको इस तरीके से समझो, हमें जो एंगल चाहिए, अगर माइनस पाई, जीरो और पाई के बीच में चाहिए, ये इंक्लूड नहीं हो सकता, ये आपका इंक्लूड हो सकता है। तो ये आपके आर्गुमेंट की वैल्यू होगी। आर्गुमेंट की वैल्यू क्या होंगी, ये होंगे ऐसे, और ये इंक्लूड है, ये इंक्लूड है और ये इंक्लूड नहीं है। तो जब हम ऊपर घूम रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम जा रहे हैं इस तरीके से। तो जो हमारा एंगल बन रहा है, क्योंकि पाई तक रहना चाहिए जीरो से, तो यहां पर आए, यहां पर रहेंगे तो जीरो एंगल, यहां पर जीरो एंगल है, इधर आए पाई पाई कुछ भी, मतलब पाई बाई 2 तक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आएंगे तो पाई तक रहेगा, यहां पर एंगल क्या, पाई। तो अभी तक हम क्या है, ये सारी वैल्यूज कवर करी इसने, जो मैं पिंक कलर से ड्रॉ कर रहा हूं, और जीरो, और जीरो भी और पाई भी, ये। लेकिन जब जैसे ही मैं पाई के नीचे आऊंगा तो एंगल हमारा पाई से बड़ा हो जाएगा। जैसे ही मैं यहां पर आऊंगा पॉइंट, तो ये जो एंगल है इधर आएंगे, इधर, लेकिन ये तो हमारी रेंज में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हम पहले काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे थे, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे थे, हम उस डायरेक्शन को चेंज करेंगे, क्योंकि हमें अपने प्रिंसिपल जो एंगल आएगा उसको इसके बीच में रखना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल रहे हैं। तो कंसेप्ट क्या है यहां पर, कि अब हम पहले ऐसे मूव कर रहे थे हम, अब हम नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे। नेगेटिव डायरेक्शन मतलब हम मूव करेंगे इस तरीके से, यहां से इस तरीके से मूव करेंगे, इस तरीके से मूव करेंगे। अब हम ऐसे जाएंगे, क्योंकि मुझे माइनस पाई के और जीरो के बीच में रहना है। अब मैं इस तरीके से, रेड कलर, इस तरीके से मूव करूंगा। जब मैं इस तरीके से मूव करूंगा तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बराबर ही मिलेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि माइनस, यहां भी जो होगा वो माइनस टेन इनवर्स मॉडुलस वाई अपॉन एक्स होगा। यहां पर जो होगा, यहां पर पाई बाई 2 था, यहां माइनस पाई बाई 2 होगा, और जो यहां पर एंगल था, जो यहां पर एंगल था उसको माइनस होगा, तो यहां पर क्या हो गया, माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ वाई एक्स। और ये जो एंगल है, क्योंकि यहां पर अगर है, आपने पूरा सर्कल कंप्लीट किया है यहां पर आगे, तो जीरो ही है, वो तो ऑब्वियस यही पॉइंट मिल गया वापस। लेकिन अगर इस फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, यहां पर मिलने वाली है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में मिलने वाली है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो यहां तक आओगे, पाई तक आओगे, और वो भी नेगेटिव में माइनस पाई तक आओगे, लेकिन माइनस पाई के इक्वल नहीं हो सकता ऐसे। तो वही कंसेप्ट है यहां पर, तो वही चीज यहां पर घूम के आ रहे हैं। तो अब आगे यहां पर क्या हो गया, माइनस पाई बाई 2, बचा कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट आपका, बचा कौन सा आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका जस्ट अपोजिट, माइनस टेन इनवर्स मॉडुलस वाई अपॉन एक्स। तो बस यहां पर लिख दो, ये कब है, जब आपका x कितना है, x क्या है यहां पर, पॉजिटिव, यहां पर x पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और y स्टिल क्या है, नेगेटिव। तो यहां पर क्या हो रहा है, माइनस अल्फा के इक्वल, यहां पर एंगल क्या हो रहा है, माइनस अल्फा। इज इट क्लियर। तो ये चीज आपको याद रखनी है, चाहे आप इसको इस तरीके से याद रख लो, मैं तो कहता हूं चार्ट याद रखो, ये वाला चार्ट आपको याद रखना है। इज इट क्लियर। यहां पर नीचे के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन देंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा दी थी, यस। इज इट क्लियर। ये कलरफुल इसलिए बनाया है ताकि आपको ये याद रहे। यहां पर टोटल कितने हैं, 8 है ना, 8, 2, 2, 4, 6, 8 टाइप के आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। आपके जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो 8 टाइप के हो सकते हैं। कैसे, देखो अगर दोनों जीरो हुआ 9 टाइप के हो सकते हैं, या तो दोनों जीरो, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो आपके 8 टाइप के हो सकते हैं। पहला कि एक्स पॉजिटिव वाई जीरो, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स जीरो वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, सॉरी एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई जीरो, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, एंड एक्स जीरो वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये नॉन जीरो में। और नवा का 9 टाइप कौन सा होगा, कि एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, लेकिन उस पर आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होता, प्रिंसिपल आर्गुमेंट डिफाइन नहीं होता। तो टोटल अगर हमसे कहें कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप के दिख सकते हैं, 9 टाइप के दिख सकते हैं। और 9 टाइप्स के कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए आपको आना चाहिए आर्गुमेंट, यानी कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना। जैसे ही प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालोगे तो आपको ये तो पता ही है
कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपने निकाल लिया तो आप आर्गुमेंट लिख सकते हो। आर्गुमेंट कैसे लिखोगे? प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो आपका आया वो प्लस में 2k पाई, और जहां पर k क्या होगा आपका इंटीजर से बिलोंग करेगा, ये आप निकाल सकते हो क्योंकि रिलेशन पता है आपको। आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट में आपको रिलेशन पता है। यस, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इधर से, आप देखना सीयूटीपीजी का एग्जाम, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं नेट के अंदर, गेट के अंदर, एनबीएचएम के अंदर। आपने अगर देखा होगा, अगर आपने गेट का एग्जाम दिया होगा कभी, आप पीवाईक्यूज करे होंगे, या फिर एनबीएचएम का एग्जाम दिया होगा, सीएमआई का एग्जाम दिया होगा आपने, ये जो बड़े बड़े नाम है ना, एनबीएचएम, सीएमआई, टिफर, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट के ऊपर, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये निकालना नहीं आता प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना, जबकि बहुत इजी है। बस आपको याद क्या रखना है, ये आपको चार्ट याद रखना है। जो इस स्लाइड आपको दिख रही है, इसको भैया कहते हैं ना कि जैसे कागज में लिख के उसको घोल के पी जाओ, तो वही काम करना है। चार्ट माइंड में आना चाहिए। देखो क्वेश्चंस कितने आसानी से सॉल्व होंगे। लेट्स सी, क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ दिस? z इज इक्वल टू 2। एवरीबॉडी, व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट? सिंगल चॉइस ऑप्शन, 60 सेकंड। व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट z इज इक्वल टू 2 का? करो भाई। हाँ जी, तो भाई जो आयोटा की पावर, आयोटा की वैल्यू पूछ रहे हैं, उसके लिए मैंने ना एक रील भेजी है। आप अपने ना टेलीग्राम चैनल पर, डिस्कशन ग्रुप पर एक रील भेजी है, तो जो आयोटा की वैल्यू आयोटा पूछ रहे हैं वो चेक करना आप, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, आयोटा की वैल्यू, आयोटा, आयोटा की पावर, आयोटा की वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैंने एक रील्स बना रखी है, आप वो रील्स चेक करना, मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेजी है, डिस्कशन ग्रुप पर, है ना, अपने ही डिस्कशन ग्रुप पर, तो उसको चेक करना आप, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो यहां पर आते हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू 2? क्या आया सबका आंसर? फोन चल गया, मैं रील्स ही देख रहा था, मैंने कि रील्स भेज देता हूं, यहां पर टाइम है ना, यहां पर बताने से अच्छा है कि रील्स भेज देता हूं, तो वही चेक कर रहा था, लेकिन वो साइलेंट नहीं था। ओके, z इक्वल टू 0, 0 इज द आंसर। भाई 59%, इसमें क्या दिक्कत है? अरे पोल्स का टाइम ज्यादा तो मैं जब रखू ना, क्वेश्चन अच्छा हो, आपका क्वेश्चन भी तो उस लेवल का होना चाहिए ना। क्या बताया था मैंने आपको? चलो पहले देखते हैं कितने लोगों ने सही दिया आंसर। वैसे तो टॉप 10 दिखाता है, टॉप 10 दिखा दिए इन्होंने, अदिति, बलजीत, विशाल, महेश्वर एंड नीति, गगन, उर्मिला, राज, कल्पना एंड डिंपल साहू। ओके, तो ये स्टूडेंट्स है जिन्होंने सही जवाब दिया है। क्या है यहाँ पर? व्हाट इज द z? z इज इक्वल टू 2। कंपेयर करो, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। कंपेयर करो, रियल पार्ट कितना है, x की वैल्यू 2, इमेजिनरी पार्ट कितना है 0, x कैसा है यहाँ पर पॉजिटिव, y कैसा है 0। व्हाट इज दिस? कहां पर है ये? रियल एक्सिस पर है, x इक्वल टू y इक्वल टू 0। रियल एक्सिस पर क्या होता है, x इज ग्रेटर देन 0, y इक्वल टू 0, 0। प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना है 0। क्या कुछ था इस क्वेश्चन में?
आपको बस माइंड में चार्ट याद रखना है। तो वैल्यू कितनी है इसकी, 0। अगर आपसे आर्गुमेंट पूछता, आर्गुमेंट ऑफ जेड, अगर आपसे यहां से पूछता व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है इसका, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 2 0। व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ जेड, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ 2 0 प्लस 2k पाई एंड k बिलोंग्स टू इंटीजर। व्हाट इज द पोलर फॉर्म, व्हाट इज द पोलर फॉर्म ऑफ दिस, पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r, मैग्नीट्यूड कितना होगा 2 का, 2 का मैग्नीट्यूड 2 ही होता है, e की पावर आयोटा थीटा, आयोटा थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर, थीटा मतलब कि आर्गुमेंट, यहां पर थीटा का मतलब है आर्गुमेंट, ध्यान रखना आर्गुमेंट, आर्गुमेंट कितना है 2k पाई और k बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इज द पोलर फॉर्म, दिस इज द पोलर फॉर्म, दिस इज द आर्गुमेंट, दिस इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। भाई e की पावर पाई बाई 2 कहां से आ जाएगा, पाई बाई 2 कैसे आ जाएगा, e की 2 टाइम्स e की पावर आयोटा 2 का पाई आएगा। हाँ जी, कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो, स्टिल मिस्टेक, कहां पर कमी हो रही है, क्या चीज नहीं आ रही, आयोटा की पावर की आयोटा की बात कर रहे हो दीदी, ठीक है, चेक करना ना, रील चेक करना आप, स्टिल कोई डाउट तो बताना, ई की है ना जो आंसर है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए कैपिटल, यहां पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा है आपसे, क्या पूछा है आपसे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। चलो 120 सेकंड का टाइम देते हैं आपको, 2 मिनट काफी है। यहां पर क्या पूछा है आपसे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट 1 प्लस आयोटा, एक्स कैसा है पॉजिटिव, वाई कैसा है पॉजिटिव, किस में होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये, कहां पर लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है अल्फा, अल्फा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड यानी कि 1 प्लस आयोटा, वो होगा आपका अल्फा, अल्फा यानी कि tan इनवर्स मॉडुलस y अपॉन x। तो tan इनवर्स y कितना है 1, x कितना है 1, तो क्या आएगा tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 कब होता है, 1 किस tan की वैल्यू 1 कब होती है, थीटा की किस वैल्यू के लिए होती है, पाई बाई 4 पर, tan इनवर्स यहां पर 1 का मतलब है 10 पाई बाई 4, क्योंकि 10 पाई बाई 4 1 होता है। सिर्फ 0 से 90 के बीच में चेक करना है, टेबल बनाई थी ना 0 से 90 के बीच में ये होता है, तो tan इनवर्स से 10 कैंसिल आउट, पाई बाई 4, दिस इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, दैट्स इट। बी प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्लीज सर क्लास ज्यादा लेंथी मत कीजिएगा, खत्म, टॉपिक खत्म हो चुका है, मैं तो किस क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं और कुछ है नहीं, आज यही कराना था मेरे को, ये हो चुका। अब मैं क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो पढ़ा है उसी को समझने के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या है बी ऑप्शन, क्या हो गया भाई, पोल स्टॉप नहीं हुआ क्या, 95% का सही जवाब, 5% फिर भी ए पर लगा रहे हैं भाई, थोड़ा और आंखें खोलो भाई। तो अदिति, बलजीत, महेश्वर, गगन, नीति, राज, विशाल, उर्मिला, कल्पना एंड रीचा, ओके वेरी गुड। व्हाट इज द पोलर फॉर्म, व्हाट इज द पोलर फॉर्म ऑफ दिस, व्हाट इज द पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, क्या होती है पोलर फॉर्म, r e की पावर आयोटा थीटा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ z, क्योंकि r होता है कितना होएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो दिस इज इक्वल टू √2, राइट, √2। तो z क्या हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस आयोटा की पोलर फॉर्म क्या होगी, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, मैग्नीट्यूड कितना आया √2, e की पावर आयोटा थीटा कितना आएगा, थीटा यहां पर क्या है, ये क्या है आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना है पाई बाई 4 प्लस 2k पाई, जहां पर आप लिख सकते हो k की वैल्यू क्या होगी इंटीजर से बिलोंग, दिस इज द पोलर फॉर्म, दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ 1 प्लस आयोटा। लगातार क्लासेस हैं, अरे 3:30 बजे तक छोड़ देंगे, अभी कितना टाइम हो रहा है 3:09, 3:30 तक छोड़ देंगे, 4 बजे क्लास है ना आपकी, 3:30 तक छोड़ देंगे, ठीक है 20 मिनट और पढ़ लो बस, 20 मिनट पढ़ना ही क्या है, आप छोड़ना, ठीक है बस क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, हो चुका है वैसे तो। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा है यहां से भी,
1 प्लस रूट 3 आयोटा। एवरीवन 2 मिनट्स का टाइम, सिंगल चॉइस ऑप्शन स्टार्ट करो फटाफट। टॉपर देखेंगे लास्ट में कौन है। सर घर भी जाना है, कॉलेज में है, बस छोड़ रहे हैं भाई, छोड़ रहे हैं आप लोगों को। घर भी जाओ, कान में ईयरफोन तो होगी आपके पास, ईयरफोन्स कान में बड्स लगाओ और चलते जाओ। ठीक है, कैब वैब से जाते हो, कैसे जाते हो भाई, जो भी है, बस बस से जाते हो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस पकड़ो बैठ जाओ आराम से सीट लेके। पैदल जाते हो तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, फिर तो रोड पर ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। सर मैं तुरंत आंसर देता हूं, फिर 11 नंबर पे हूं, तो अभी क्या आपसे पहले बहुत आंसर देते हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर? x कैसा है यहाँ पर पॉजिटिव, y कैसा है पॉजिटिव। देखो x की वैल्यू कितनी है, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y होता है। x कितना है 1, दिस इज ग्रेटर देन 0। y कितना है √3, दिस इज ग्रेटर देन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z? tan इनवर्स y अपॉन x। y कितना है √3, x कितना है 1, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। अच्छा लिख लो अच्छे से, tan इनवर्स √3 आएगा, और √3 कब होता है π/60, मतलब 60 पर, 60 मतलब π/3, तो दिस इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट π/3, दैट्स इट। क्या है अगेन बी ऑप्शन, अगेन क्या है बी ऑप्शन। बस सही चार्ट पहले मैंने सही बनाया था ना, लेट मी चेक, फिर से चेक कर लेता हूं मैं। कहां गया चार्ट, चार्ट कहां गया भाई? अरे किधर गया? हाँ π/6 30, ठीक है, π/3 पर √3, ठीक है। मुझे लगा कभी मैंने उल्टा लिख दिया हो, तो π/3 बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहां पर भी है। तो 80% भाई 100% रिजल्ट आना चाहिए था, फिर भी कोई नहीं, फर्स्ट टाइम है, हो जाओगे धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाओगे मेरी तरह। महेश्वर, गगन, राज, अभिज्ञान, ऋतु, उर्मिला, शिवांगी, विशाल, नीति एंड घोष चौधरी। चलिए भाई वेरी गुड, बहुत अच्छे। आई होप क्लियर। पोलर फॉर्म पूछेगा तो व्हाट इज द पोलर फॉर्म, व्हाट इज द पोलर फॉर्म? z इज इक्वल टू r e की पावर आयोटा थीटा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड निकालोगे, मैग्नीट्यूड क्या होता है r, मैग्नीट्यूड ऑफ z, रियल पार्ट का स्क्वायर 1, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी कि 3, √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4, √2 एंड r इज इक्वल टू 2। प्लस माइनस आएगा, लेकिन आपको माइनस नहीं लेना क्योंकि मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। तो z क्या आएगा पोलर फॉर्म 2 e की पावर आयोटा थीटा। थीटा मतलब कि आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या होता है? जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आया π/3 प्लस 2k पाई प्लस 2k पाई एंड k बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इज अ पोलर फॉर्म। चलिए सर साइकिल से जाता हो, साइकिल से जाते हो, कोई नहीं, थोड़ा वेट कर लो, 5-10 मिनट और कर लो, फिर चलते हैं, ठीक है। मैं भी घर ही जाने वाला हूं क्लास के बाद, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर की तैयारी करेंगे कल, कल फिर से 3 लेक्चर्स हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ दिस? नाउ इसकी क्या है वैल्यू आएगी? सिंगल चॉइस ऑप्शन स्टार्ट पोल। नाउ प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस √3 आयोटा। यहां पर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या थी? टेबल, भाई टेबल लिख लो, टेबल याद होनी चाहिए। विदाउट टेबल समझ, अगर आपको एक बार समझ मिली तो उसको इतनी बार पढ़ लो, इतनी बार लिख लो, अपने हाथ से उस चार्ट्स को बना लो कई बार, 2-3 बार, आपके माइंड में फिट हो जाएगा, ठीक है, आपके माइंड में फिट हो जाएगा ये चार्ट। तो इसको कई बार बना लेना भाई। इस स्लाइड को मैं तो कहता हूं इसका फोटो निकलवा लेना आप चार्ट पेपर पर और उसको दीवार के आगे छाप देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। इससे पोलर फॉर्म क्लियर होती है आपकी, आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और आगे अभी मैं दिखाऊंगा क्वेश्चंस और
एनबीएचएम तक क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं किस टाइप से, नेट के अंदर, सॉरी नेट नहीं रहा, गेट के अंदर, एनबीएचएम के अंदर, आपके सीटीपीजी के अंदर एंड आपके सीएमआई के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं यहां से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो टेबल आपको पता है, ये आप फोटो निकाल के भैया इसको चिपका लेना A4 शीट पर या चार्ट पेपर पर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड? सर टॉप 10 में आना नॉट नेसेसरी भाई, ये तो बस ऐसे ही है, ठीक है। आप अपनी स्पीड से करिए, यहां पर बस जो आ रहे अच्छी बात है, रेस आनी चाहिए आपका एग्जाम में। मैं टॉप 10 इसलिए बता रहा हूं ताकि कैलकुलेशन स्पीड तेज हो, माइंड आपका तेज होगा, फोकस आपका यहां पर होगा। नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, बट आओगे तो अच्छा है, आपको पता चलेगा कि आप कितने लोगों से आगे जा रहे हो। देखो कितने स्टूडेंट्स हैं यहां पर, लाइव लेक्चर कम से कम 100 तो लेक्चर देख ही रहे होंगे, 100 स्टूडेंट्स, तो 100 में से 10 स्टूडेंट्स यहां पर सो रहे हैं। तो कंपटीशन देखो कि ये 10 स्टूडेंट्स कितनी जल्दी आंसर दे रहे हैं। दिस इज अ पॉजिटिव साइन उन स्टूडेंट्स के लिए, अगर ईमानदारी से आंसर दे रहे हैं, और ईमानदारी से ही दे रहे होंगे, नया टॉपिक है आप लोगों के लिए। सर 2 और 2 5 कैसे होता है? अमन कहना क्या चाह रहे हो आप? 2 और 5 कैसे होता है, समझ नहीं आया आपका आंसर। तो वैसे भाई लॉजिकल चीज है, 2 और 2 कैसे 5 होता है, ऐसा कोई थोड़ी होता है 2 और 2 5 कैसे होता है। मतलब कि उन्हीं चीजों में आ गए हो आप जो बकवास होती हैं, वो तो जीरो और जीरो को कैंसिल आउट कर देते हैं। कई बार आपने देखा होगा जो रील्स जो हमें बेवकूफ बनाते हैं, यहाँ पर 2 - 2 × 1 लिखा होगा, यहाँ पर आप अभी क्या ना 2, इसको इस तरीके से लिख लो 3 - 3 5, और इधर लिख लो 3 - 3, इधर लिख लो कितना 2, है ना 2। तो 3 - 1 3 - 1 कैंसिल आउट कर देंगे, कहेंगे कि 5 = 2 आ गया। क्या ये पॉसिबल है? 3 - 3 कितना है 0, ये कितना है 0। क्या 0 को कैंसिल आउट कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी 0/0 फॉर्म है। अगर 0 ये है, 0 को 5 में मल्टीप्लाई करो 0, 0 को 2 में मल्टीप्लाई करो 0, तो 0 = 0 है। आप फिर कह रहे हो 5 = 2 है, तो 0/0 और 0 को कैंसिल नहीं कर सकते, तो वो इलॉजिकल रेस्पॉन्स से आता है, ठीक है। तो यू आर मैथमेटिशियन, तो कोई अगर ऐसे कहे ना, उसको पहले कान के नीचे लगाओ कि भाई ये कैसे कैंसिल आउट कर दिया था आपने 3 - 3 को। 3 - 3 यहाँ 0 होता है, यहाँ 3 - 3 0 होता है, इसको कैसे कैंसिल आउट कर रहे हो आप लोग, ठीक है। ऐसे लोगों से बच के गलत कंसेप्ट याद दिला देते हैं। ओके, तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है यहां पर? x नेगेटिव, x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव, एंड क्या आएगा? ये कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट कितना होता है हम सबको पता है, -1 + √3 आयोटा। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका होता है पाई माइनस tan इनवर्स मॉडुलस y/x। तो दिस इज पाई tan इनवर्स y कितना है √3, x कितना है 1, माइनस का 1, तो मॉडुलस की वजह से प्लस का हो जाएगा, मॉडुलस की वजह से क्या हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स √3, ये हो जाएगा। और √3 कब होता है? π/3 पर 60 पर, π/3 60 होता है, 60 पर होता है। सॉरी π/3 ना, पूरा लिखो 10 π/3। तो पाई tan इनवर्स कैंसिल आउट, π/3, तो पाई माइनस π/3 2 π/3, तो क्या आ गया 2 π/3 कहीं पर है, यस। अरे बी, सारे ऑप्शन बी लगा रखे हैं मैंने, कोई बात नहीं बी। तो 51%। भाई ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी आप लोगों से, सब कुछ करा दिया, फिर फॉर्मूले आपके हाथ में है ना, सब कुछ आपके हाथ में, फिर स्टिल आधे बच्चे गलत कर रहे हैं। 80% तो ठीक था कि 20% ठीक है, अभी थोड़ा नया नया टॉपिक है, नहीं हुआ अभी, माइंड में नहीं बैठा, लेकिन 50% कोई बात नहीं भाई, क्या करें। तो अदिति महेश, अच्छा ये ठीक है, टॉप 10 स्टूडेंट्स है टोटल 4 क्वेश्चन को मिला के, है ना, मैंने लीडर बोर्ड दिखा दिया आपको, कोई बात नहीं। ओके कोई बात नहीं, आगे कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रूफ हम नहीं कर रहे, आपको एज ए स्टेटमेंट याद रखनी है।
आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 था, लेकिन mod 2 पाई। यहां पर सेंस क्या है, इस सेंस को समझो, ठीक है, सेंस को समझो, यहां पर सेंस को समझो। यहां पर कह रहा है कि अगर आप किसी का आर्गुमेंट निकालते हो, सिंपल आर्गुमेंट, Z1 का आर्गुमेंट निकाला आपने, आपने Z2 का आर्गुमेंट निकाला, Z2 का आर्गुमेंट निकाल लिया भाई। जब इनको प्लस करोगे, सपोज करो कुछ नंबर आ गया अल्फा, इन दोनों का जो एडिशन करके आया वो अल्फा आ रहा है, एडिशन, आर्गुमेंट का एडिशन अल्फा आ रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करा, आपने दो जो Z1 Z2 थे उनको मल्टीप्लाई करा, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करा, तो जो मल्टीप्लीकेशन होकर जो रिजल्ट आएगा, जो इनका मल्टीप्लेक्स आएगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा फिर से। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है उसका फिर आप आर्गुमेंट निकाल रहे हो। अब इसका जो आर्गुमेंट आएगा वो ऐसा आर्गुमेंट आएगा बीटा, ऐसा आर्गुमेंट आएगा कि अगर आप इस बीटा, ठीक है, देखो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, इसको कॉन्ग्रुएंस रिलेशन देखो ऐसे, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है ये। तो ये क्या आएगा, जो इसका है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसका जो आर्गुमेंट का रिजल्ट है बीटा, इसका जो प्लस करके आया बीटा माइनस अल्फा करते हो तो वो 2 पाई से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब आप कहोगे सर क्या अल्फा इक्वल टू बीटा सेम भी आ सकता है? यस, ये सेम भी आ सकता है। हो सकता है कि इसका सम का जो आर्गुमेंट आ रहा है वो जीरो आए, हो सकता है वो बीटा भी जीरो, सॉरी मान लो ये पाई आ जाए, सपोज करो बीटा भी आपका पाई आ जाए, सपोज करो फॉर एग्जांपल हम इन जनरल हम मान लेते हैं ए आ जाए और ये भी क्या आ गया ए, तो ये पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, बराबर आ सकता है। क्यों, बीटा की वैल्यू ए, अल्फा की वैल्यू ए एंड 2 पाई से डिविजिबल, ए माइनस ए जीरो, क्या जीरो 2 पाई से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 2 पाई से जीरो डिवाइड हो सकता है, कितना आएगा रिजल्ट, जीरो पर। तो ये सेम भी आ सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम आए, इसलिए मैंने यहां पर मॉड 2 पाई लिखा है। इसका मतलब क्या है कि जो इनका प्लस करके जो आर्गुमेंट आएगा, इन दोनों के आर्गुमेंट का जो सम आएगा, वो सम आपका जो आएगा, सपोज करो यहां पर क्या है, अल्फा आया है, और जो इसका जो आर्गुमेंट आएगा बीटा, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो उन दोनों का डिफरेंस होगा, बीटा माइनस अल्फा या अल्फा माइनस बीटा, कुछ भी करो, उनका जो डिफरेंस होगा वो 2 पाई से डिविजिबल होगा, और ये जीरो के इक्वल भी हो सकता है। यानी कि अगर बीटा माइनस अल्फा जीरो हुआ, क्योंकि जीरो डिविजिबल है 2 पाई से, तो बीटा अगर जीरो के इक्वल हो गया तो यहां से बीटा इज इक्वल टू अल्फा, ये इक्वल भी आ सकता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, बेस्ट तरीका ये है। जरूरी नहीं है कि इसका आर्गुमेंट और इसका आर्गुमेंट सेम आए, जरूरी नहीं है, यहां से क्लियर ना। अब मान चलो अल्फा, मान के चलो अल्फा की वैल्यू 2 पाई आ रही है, ए की इसकी वैल्यू बीटा की वैल्यू पाई आ रही है, या इसकी मान चलो 4 पाई आ रही है, इसकी 2 पाई आ रही है। फॉर एग्जाम्पल 4 पाई माइनस 2 पाई करेंगे, 4 पाई माइनस 2 पाई, और क्या 2 पाई से डिविजिबल है? यस, 2 पाई बाई 2 पाई डिवाइड हो रहा है और 1 आएगा, मतलब डिविजिबल तो है ना। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है यहाँ पर ये 4 पाई ये 2 पाई है, तो वैल्यू अलग भी आ सकती है, ठीक है। तो बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है आपको इसका प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ये प्रॉपर्टी का जो मतलब है कि यहां से जो आर्गुमेंट का सम आएगा, जो वैल्यू आएगी, और यहां से जो मल्टीप्लाई करके जो आर्गुमेंट आएगा, उनका जो डिफरेंस है वो 2 पाई से डिविजिबल है। दिस इज द राइट, ओके। सेम आर्गुमेंट ऑफ जेड की पावर एन टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ जेड। देखो जब आपसे आपके जो मैं बता रहा हूं आपके सीयूटीपीजी में आएगा, वो सिंपल इक्वल वाला ले सकते हो आप, इक्वलिटी मान के चलो, इस mod 2 पाई को भूल जाना, लेकिन एक बार कंफर्म कर लेना, इसको भूल जाना तो आप इक्वल मान के चल सकते हो अपने सीयूटीपीजी के अकॉर्डिंग, क्योंकि नेट का कंसेप्ट है थोड़ा वो ज्यादा डीप में जाता है, लेकिन सीयूटीपीजी में इतना डीप में नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी स्टिल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्या पता चला जाए, है ना, क्या पता चला जाए। तो ये है, तो आर्गुमेंट जेड रेज द पावर एन टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ जेड, लेकिन मॉड 2 पाई, 2 पाई जरूरी नहीं इक्वल आए, आ सकता है इक्वल, लेकिन 2 पाई से डिविजिबल होगा। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी टाइप का है कुछ, लेकिन लॉगरिथम की प्रॉपर्टी इक्वल होती है हमेशा। यहां पर इसका जो आर्गुमेंट आएगा जेड की पावर एन करके, जेड की पावर एन करोगे, कोई ना कोई तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, जैसे 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर करोगे, कुछ ना कुछ एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, इसका स्क्वायर जो भी आएगा, फिर उसका आर्गुमेंट निकालोगे, तो जो इसका आर्गुमेंट आएगा, और फिर जेड का आर्गुमेंट निकालोगे और उसमें एन से मल्टीप्लाई करोगे, जो ये आएगा, सपोज करो ये अल्फा ये बीटा, तो इनका जो डिफरेंस है वो 2 पाई से डिविजिबल है, और अल्फा और बीटा आपस में इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जीरो आएगा, अगर डिफरेंस लोगे तो जीरो आ जाएगा, और जीरो 2 पाई से डिविजिबल है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप सीयूटीपीजी के में पहली चांस आप लोगे कि इक्वल होंगे, क्योंकि इतना डीप में नहीं जाएगा आपके उधर, लेकिन जा भी सकता है, मैं ये कह रहा हूं, पर कोशिश करना कि पहले वे करें, ठीक है। 4 के बाद 6 टाइपिंग एरर हो गया होगा भाई, टाइपिंग एरर 5th एंड 6th, ओके 5th एंड 6th।
आर्गुमेंट ऑफ जेड की ये इक्वल हो सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड ये इक्वल हो सकता है, लेकिन ये तो था आर्गुमेंट, लेकिन जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात आएगी तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड वन प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड टू इज नॉट इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड वन जेड टू, ये इक्वल ही नहीं है। मॉड 2 पाई इसलिए नहीं लगाया, अगर बाई चांस ये इक्वल होते तो 2 पाई से डिविजिबल हो सकते हैं, मतलब इन जनरल ये इक्वल नहीं होता प्रिंसिपल आर्गुमेंट के केस में, आर्गुमेंट के केस में इक्वल हो सकते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के केस में इन जनरल ये इक्वल नहीं होता, ठीक है, इस तरीके से, बाकी ये ध्यान रखना। चलो अब आते हैं थोड़े क्वेश्चंस पर, 5 मिनट और, कितना टाइम है, 5 मिनट रह गया ना मेरे पास, ठीक है, 5 मिनट और फिर खत्म करते हैं। द नंबर रूट टू ई की पावर आई टू पाई एज रेशनल, ट्रांसीडेंटल, एल्जेब्राइक और सॉरी रेशनल, ट्रांसीडेंटल, इरेशनल, इमेजिनरी, क्या है बताओ आप सभी। सिंगल चॉइस ऑप्शन 120 सेकेंड स्टार्ट। 2 मिनट देना नहीं चाहिए क्योंकि 5 मिनट ही बचे हैं, तो 5 मिनट फालतू लेंगे। वाईटी पर सीक्वेंस सीरीज की क्लास है आपकी, लीनियर की मैं क्लास लूंगा आपकी, ठीक है, लीनियर की क्लास मैं लूंगा आपकी, तो लीनियर क्लास आपकी होगी 2-3 दिन बाद, आई थिंक नेक्स्ट वीक में होगी। अब इसका भी बी है नहीं इसका बी नहीं है, हो भी सकता है बट इसका भी बी हो सकता है, लेकिन मेक श्योर कि क्या हो रहा है। इसका भी बी है अभिज्ञान अक्षर, नहीं भाई आई थिंक इसका बी नहीं होना चाहिए, सभी का बी आ रहा है क्या, चलिए लेट्स सी। आपका नंबर क्या है, रूट टू ई की पावर आयोटा पाई, इसको क्या लिख सकते हो आप, रूट टू तो एज इट इज, ई की पावर आयोटा पाई को क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला आपको पता है कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, राइट। रूट टू कॉस पाई कितना होता है -1, आयोटा साइन पाई कितना होता है 0, कितना आया -√2। और रूट टू कैसा नंबर है, रेशनल, इरेशनल, एल्जेब्राइक, ट्रांसीडेंटल, क्या है, रूट टू आपका एल्जेब्राइक नंबर है, ठीक है, ट्रांसीडेंटल नहीं है, तो जो बी ऑप्शन आप कह रहे हो ये गलत, दिस इज नॉट अ ट्रांसीडेंटल नंबर, दिस इज एन एल्जेब्राइक नंबर, ठीक है। अच्छा क्या रेशनल है, रेशनल भी नहीं है, तो रूट टू तो रेशनल नंबर होता ही नहीं है। इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी नंबर है क्या, इसमें तो आयोटा आ ही नहीं रहा, तो ये इमेजिनरी नंबर भी नहीं है, तो बचा क्या, इरेशनल नंबर। और रूट टू इरेशनल नंबर होता है, आपको सबको पता है, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, ये इरेशनल नंबर्स हैं आपके। दिस अब जिसको ये नहीं पता ना कि एल्जेब्राइक नंबर्स क्या होते हैं, ट्रांसीडेंटल नंबर क्या होते हैं, तो प्लीज गूगल कर लेना या फिर यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है, एल्जेब्राइक और ट्रांसीडेंटल के ऊपर, ये पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या है, सी, इसका आंसर है सी, तो 44% स्टूडेंट्स का सी ऑप्शन। चलिए तो जिसमें है सानिया, बलजीत, अदिति, ललित, सुभाश्री, हिमांशु, शिवा, रजनीश, राज एंड कल्पना मौर्य, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ दिस इज, पता है क्वेश्चन कहां का था, एनबीएचएम का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एनबीएचएम 2008 में पूछा गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये क्वेश्चन एनबीएचएम में पूछा गया था और 2008 के अंदर पूछा गया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, बट आई एम नॉट श्योर, तो ये एनबीएचएम का ये कंफर्म है, लेकिन 2008 में पूछा है या 12 में पूछा गया है ये मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा था कि 8 में पूछा गया है। द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ 1 - 3 आयोटा अपॉन 2 - आयोटा, आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं था, कोई और क्वेश्चन था, लेकिन किसी ना किसी एग्जाम में तो आया हुआ है ये। चलिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपको बताना है, करो भाई, कैसे करोगे, 2 मिनट्स का समय है, सिंगल चॉइस ऑप्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, आएंगे तो सीटीपीजी में, इतना आसान भी नहीं आएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जरूर बन सकता है आपके एग्जाम के अंदर। सभी ने बी लगा दिया भाई, भेड़ चाल मत चला करो।
यस, हुआ किसके सर? पोल में बी क्लिक करिए। पोल में बी क्लिक करें। ओके, लेट्स सी। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस 3 आयोटा 2 माइनस आयोटा। आप कैसे कर सकते हो? रेशनलाइजेशन कर लो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले। इस पी बाई क्यू फॉर्म का है, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आओ। टू प्लस रेशनलाइजेशन कर दो, 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा, तो मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस 3 आयोटा 2 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? तो 1 इंटू 2 2 माइनस 3 एंड प्लस का 3 हो जाएगा। दिस इज द रियल पार्ट आएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट की रियल पार्ट में माइनस इमेजिनरी पार्ट की इमेजिनरी पार्ट में करोगे तो 3 माइनस प्लस का हो जाएगा। फिर आयोटा रियल पार्ट की इमेजिनरी पार्ट में 1, फिर इमेजिनरी पार्ट की रियल में 6 अपॉन 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा ए स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1। तो दिस, तो ये आपके पास आएगा यहां से 5 माइनस 5 आयोटा बाई 5, यानी कि दिस बिकम्स 1 माइनस आयोटा। तो ये जो नंबर है इसका जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपसे पूछा गया है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसका? 1 माइनस 3 आयोटा 2 माइनस आयोटा, दिस इज इक्वल टू सिंपल। इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसके इक्वल होगा? क्योंकि ये जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये किसके इक्वल है? 1 माइनस आयोटा के इक्वल है। तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट सेम आएगा। और ये क्या है यहाँ पर? एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव कहां पर होता है? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। और वाई नेगेटिव क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस टेन इनवर्स मॉडुलस वाई अपॉन एक्स। तो क्या हो जाएगा? माइनस टेन इनवर्स वाई कितना है? माइनस का 1, एक्स कितना है? 1। तो यानी कि माइनस टेन इनवर्स 1, और 1 कब होता है? पाई बाई 4 पर, माइनस पाई बाई 4। 1 का मतलब 10 पाई बाई 4, 10 इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हो गए, पाई बाई 4 हो जाएगा, माइनस का पाई बाई 4। ऑप्शंस में है? यस है। कौन सा है? सी ऑप्शन। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या? 3 पाई बाई 12, पहली बात तो वैसे ही डिस्कार्ड हो जाएगा। कैसे? क्या ये माइनस पाई और पाई के बीच में है? नहीं है, ये तो ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता भाई। 22 बटे 7, 12 इंटू 7, 3 दूनी 6। अच्छा है, 3 पाई बाई 12 है बीच में, ठीक है, फिर तो ठीक है। तो ये देख लेना कौन किसके बीच में है या नहीं है। तो यहां से आंसर सी आ रहा है, कुल मिलाकर आंसर सी आ रहा है। तो 33% सी, एंड सी इज द राइट ऑप्शन। तो सही जवाब दिया है विकास, साक्षी एंड घोष चौधरी, कल्पना, रितु, विशाल, मनीषा, नीति, कमल सैनी एंड उर्मिला। वेरी गुड भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? प्रोडक्ट है, बताओ। प्रोडक्ट तो कर ही सकते हो भाई, प्रोडक्ट करना तो आता ही है। सिंगल चॉइस ऑप्शन दिस, प्रोडक्ट करो। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स? दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हो? कितना टाइम हो गया भाई? टाइम होने वाला है क्या? एक तो दिखना कम हो गया आजकल, मेरे को चश्मा चढ़वाना पड़ेगा। 33 है ना, 5 मिनट और भाई, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। सर इसमें से कोई एक सही है, अपने हिसाब से देख लीजिए। नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा एग्जाम में। यहां तो ठीक है, यहां तो अपने हिसाब से देख लेंगे, लेकिन वहां अपने हिसाब से ही करेंगे फिर वो रिजल्ट। तो क्या होगा, कैसे बताते हैं भाई? दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, ये याद है फॉर्मूला, या तो आप सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर लो, या फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे। मैंने आपको दो तरीके बताए थे। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से कर लो। कैसे करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन? या तो आप हर एक टर्म को जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं यूजुअल मल्टीप्लीकेशन वो करो, या फिर मैंने क्या कहा था, रियल पार्ट की रियल पार्ट में माइनस इमेजिनरी पार्ट की इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट आएगा, प्लस आयोटा रियल पार्ट की पहले का रियल पार्ट दूसरे का इमेजिनरी पार्ट, प्लस पहले का इमेजिनरी पार्ट, सॉरी x1 x2 y1 y2, पहले का रियल पार्ट x1 दूसरे का इमेजिनरी पार्ट y2, एंड प्लस पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे का रियल पार्ट, ये होता है। तो यहां पर x1 क्या है? -2 प्लस 3 आयोटा, यहां पर x2 4 माइनस आयोटा। तो x1 कितना है पर 2, तो माइनस का 2 प्लस का 4 -8, माइनस ये वाला y1 कितना है 3, y2 कितना है माइनस का 1, तो माइनस तो पहले से 3 इंटू -1 माइनस का 3, तो -3 4 आयोटा। x1 कितना है यहां पर? -2,
और y2 कितना है -1, तो -2 2 प्लस y1 कितना है 3, y2 कितना x2 कितना है 4 12, तो माइनस और 83 माइनस का 5 प्लस आयोटा 14, यानी कि 14 आयोटा, -5 प्लस 14 आयोटा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए इज द राइट ऑप्शन। या सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर लेना, उससे हो जाएगा। तो 64 नॉट बैड। ठीक, अरे लीडर बोर्ड आ गया, चलो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे फिर इसको। नेक्स्ट बैच खत्म। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और करते हैं मेरे कहने पर, या आजा होमवर्क आप ले लेना, सर आप रहने दीजिए, एज अ होमवर्क लिख लो, फिर एज अ होमवर्क लिखो। चलो मैं तो कहता हूं कर लो, अभी 2 क्वेश्चन कर लो, बस सिर्फ 2 क्वेश्चन करते हैं। द प्रिंसिपल वैल्यू, यदि वैल्यू ऑफ, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब सिंपल वैल्यू, आर्गुमेंट नहीं कह रहा है, यहां पर वैल्यू की बात हो रही है। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब सिंपल वैल्यू, जो भी इसको सिंप्लीफाई होके आएगा। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ -1 -2 आयोटा पाई इज, इसको ले दो क्वेश्चन नंबर 1। ऑप्शन है ए ऑप्शन ई स्क्वायर, करो आप करो इसको, ई की पावर 2 आयोटा, सी ऑप्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है इसको, बस सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ और इसकी वैल्यू बतानी है आपको। 4th सी डी ऑप्शन, ई की पावर माइनस, ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -1 प्लस आयोटा √3 √2 प्लस आयोटा √2 की पावर 20। 2 क्वेश्चन है, ये आप कर लेना या अभी करवाऊं, बताओ आप मुझे बताओ कि करना क्या है। एंड इसका जो आंसर है भाई 1/2 माइनस आयोटा √3/2, बी ऑप्शन -1/2 माइनस आयोटा √3/2, सी ऑप्शन 1/2 माइनस हो गया -1/2 प्लस आयोटा √3/2, एंड डी ऑप्शन 1/2 प्लस आयोटा √3/2। ये 2 क्वेश्चन है, आप चाहो तो अभी कर लो, आप चाहो तो घर से करके लेके आना, ठीक है। चलो सर के ऊपर से गया भाई, कौन सा सर के ऊपर से गया? ये एनबीएचएम 2009 में पूछा गया था, ये गेट में पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सीयूटी पीजी में भी पूछे जाते हैं। एक्स पॉजिटिव था क्या? गलती लिख दी होगी मैंने, गलत कर दिया होगा, फिर कहां पर गया भाई एक्स पॉजिटिव? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? फोर्थ क्वाड्रेंट कौन कराए? फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे होगा? अमन, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ, ये बेसिक चीज है भाई, 6 क्लास के बच्चे से मैं पूछूंगा ना कि अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू नेगेटिव है, वो कौन से क्वाड्रेंट में है, वो बता देगा इस चीज को। आपको नहीं पता कि एक्स पॉजिटिव? अभी हमने क्या बात करी, पूरी रामायण खत्म हो गई, फिर कह रहे हैं कि सर हनुमान जी कौन थे? यहां पर क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? एक्स नेगेटिव होता है, एक्स नेगेटिव होता है, वाई क्या होता है? वाई आपका पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है? वाई भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? यहां पर एक्स की वैल्यू कैसी है, ये देखो एक्स कैसा है, यहां पर पॉजिटिव, वाई एक्सिस के इधर एक्स पॉजिटिव होता है, ये अभी बताया था एक्स पॉजिटिव।
यहां पर भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव। वाई एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव होता है, तो यहां वाई क्या है, वाई यहां पर नेगेटिव है। और इसका तो आपको पता ही है कि इस एक्स एक्सिस पर वाई जीरो होता है थ्रू आउट, यहां पर एक्स पॉजिटिव है, यहां पर एक्स नेगेटिव है। यहां पर वाई एक्सिस पर एक्स जीरो होता है, एक्स जीरो होता है, तो एक्स यहां पर क्या है, जीरो है, लेकिन वाई कितना है, वाई पॉजिटिव है। यहां पर एक्स जीरो है और वाई कैसा है, नेगेटिव, नीचे वाली पे। ये तो बेसिक चीज थी भाई, पता नहीं आप कहां लेकर कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन करना भाई, कल फिर इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आगे का पढ़ेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये क्लियर होगा। दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, ध्यान रखना। दीज आर दी, ये आपका क्या है, होमवर्क है, जबकि मुझे उसमें देना था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आई होप क्लियर होगा। आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। नाउ होमवर्क वर्क, आपको होमवर्क के क्वेश्चन करने हैं भाई, होमवर्क क्वेश्चंस प्लस रिवीजन अच्छे से करना। कल मिलते हैं फिर, ठीक है, कल मिलते हैं फिर। बाकी टेलीग्राम चैनल भाई जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक साकार वालों ने ज्वाइन नहीं किया है, तो आप ज्वाइन कर लेना भाई, क्योंकि टेलीग्राम चैनल लास्ट में ही आया था। यस सर, मेरी सेकंड वाला क्वेश्चन अनडिफाइंड नहीं आएगा, अनडिफाइंड नहीं आएगा, कुछ गलती कर रहे होंगे। ठीक है, करना करना, कल देखते हैं कि क्या आंसर है। टॉपर कौन से वो मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, जिनको जाना है वो जा सकते हैं भाई। ठीक है, ओके, क्लास एंड हो जाती है तो यस। तो कल्पना मौर्य 7 आउट ऑफ 7 नंबर 1 पर है, जिन्होंने सिर्फ 22 सेकंड में 7 क्वेश्चनों का आंसर दिया है, 22 सेकंड में। वेल गुड, बहुत अच्छे। एंड विशाल 7 आउट ऑफ 7 33 सेकंड में आंसर किए हैं। उर्मिला 48 सेकंड। अदिति 6 आउट ऑफ 7, नॉट बैड, 14 सेकंड, बट टाइम बहुत अच्छा है, टाइम बहुत अच्छा है। सानिया 6 आउट ऑफ 7 15 सेकंड में। बलजीत 6 आउट ऑफ 7 15 सेकंड में। राज 5 आउट ऑफ 7 21। एंड 10 स्टूडेंट, टॉप 10 ही दिखा रहा है ये। एंड शुभश्री नंदा 5 आउट ऑफ 7 22 सेकंड। नीति 5 आउट ऑफ 7 23। रिचा 5 आउट ऑफ 7 30 सेकेंड्स, बहुत अच्छे। चलिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, तो उसको सुधारो। ये नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी आप लोगों को, ठीक है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर। तो प्रैक्टिस कर लेना, जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं उनको खुद से सॉल्व एक बार फिर से कर लेना, आपको आ जाएगा समझ में। बाकी सीयूटीपीजी के पेपर मैंने भेज दिए हैं, आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। चलिए, तो वेल डन भाई, आप सभी टॉप 10 स्टूडेंट्स को, बाकी सभी को भी जिन्होंने सही आंसर करे हैं, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि किन्होंने क्या आंसर किया है। सर, एक क्वेश्चन के एडिशन में गलती कर दिया मैंने सर जी, 5 लिखी। ओके, कोई बात नहीं, 2 समझ, कोई बात नहीं, हो जाता है, एक सर स्लिप मिस्टेक होती है, ठीक है। यस, बाकी जिनको कुछ पूछना है वो पूछ सकते हो, जिनको जाना है वो जा सकते हैं क्लास से, क्लास ओवर हो चुकी है। यस नीति, मेरा तो जल्दबाजी में ऑप्शन ही गलत सिलेक्ट हो गया था। ओके, कोई बात नहीं। यहां पर आप स्पीड जल्दबाजी कर सकते हो, लेकिन पेपर में पेशेंस के साथ ही करना ना, थोड़ा पेशेंस रखना और आराम से सिलेक्ट करना, पेपर में जल्दबाजी मत करना। ठीक है, होमवर्क वाले क्वेश्चंस कर लेना भाई, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल हम एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, कल भी हम nth रूट्स ऑफ अ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यूनिटी वाला आता है आपके एग्जाम में, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा इन एडवांस nth रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के n रूट्स निकालने आ गए तो यूनिटी तो कुछ भी नहीं है आप लोगों के आगे, ठीक है। तो nth रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम सीखेंगे कल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, और वहां से आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। चांसेस है भाई, आएगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन चांसेस होते हैं। चलिए सर, आर्गुमेंट को डिग्री में ही आ रहा है ना। हम जो आर्गुमेंट ले रहे हैं पाई बाई फोर को 30 आप डिग्री में लिख सकते हो, पाई बाई 4 और 45 डिग्री लिख सकते हो, लेकिन वो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है कि आपका
ऑप्शन में डिग्री में दे रखा है या पाई बाई 4 की फॉर्म में दे रखा है ना, किस में दे रखा है ये आप कर सकते हो। यस ओके ठीक है, ठीक है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे